अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। आज हम बात करेंगे कि एक वो कहते हैं ना कि औरत और मर्द के कुछ ड्रीम्स होते हैं जब वो एक साथ अपने घर को चलाना शुरू करते हैं। इंडिविजुअली भी उनके ड्रीम्स होते हैं और एक साथ भी उनके ड्रीम्स होते हैं, और उस ड्रीम में, उस ख्वाब में सबसे पहले सर फहरिस्त जो ख्वाब होता है वो होता है अपना घर बनाने का ख्वाब। अब अगर मैं अपनी कहानी से शुरू करूं कि जब मैं छोटी ही सी थी तो मैंने अपने अम्मी अब्बू को हमेशा स्ट्रगल करते देखा, मेहनत करते देखा। और वो मेहनत क्यों करते थे? वो मेहनत इसलिए करते थे, जो मैंने उनसे सुना भी, कि जब हमारी औलाद पैदा हो तो हम उसे बाइक पे नहीं बल्कि हम छोटी सी गाड़ी से ही, हम उस छोटी सी गाड़ी में उसको घर तक लेकर आए। तो पहला ख्वाब मेरे माँ बाप का ये था। जब मैं पैदा हुई तो उससे पहले उनके पास बाइक थी, और जब मेरी पैदाइश हुई हॉस्पिटल से घर तक का सफ़र उन्होंने मुझे बाइक पे नहीं लेके तय किया, बल्कि हमने सबसे पहले एक फॉक्सी ख़रीदी। एक ब्लू कलर की फॉक्सी थी मेरे अब्बू के पास। तो फिर ये ख्वाब बदलते गए। जब दूसरी बेटी पैदा हुई तो फिर वो टोयोटा थी, शायद कोई वाइट कलर की टोयोटा थी हमारे पास, फॉक्सी से टोयोटा तक का सफ़र। और फिर नेक्स्ट ख्वाब ये था कि जब तीसरी औलाद होगी तो वो किराए के घर में नहीं आएगी, वो अपने घर में आएगी। अब घर आप किसको कहते हैं? 2 कमरों के फ्लैट को भी आप घर कह सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा घर ही अपना हो। सो मैंने अपने माँ बाप को मद्देनज़र रखते हुए, उनको देखते हुए, उनकी स्ट्रगल्स को देखते हुए, मेरे दिमाग में भी सबसे पहले ये चीज़ थी कि घर अपना होना चाहिए, छत अपनी होनी चाहिए, जो आप कील भी ठोकें वो अपनी होनी चाहिए उसमें। हम फिर सबसे पहले मेरे अम्मा अब्बा ने एक छोटा सा फ्लैट ख़रीदा। उस छोटे से फ्लैट के बाद जद्दोजहद करते रहे, मेहनतें करते रहे, साथ हमारी परवरिश भी हो रही थी, पढ़ाई के खर्चे भी थे, बहुत सारी और चीज़ें थी। लेकिन वो कहते हैं ना, अपना पेट काट काट के कुछ पैसे घर के लिए जमा करते रहे, और आखिरकार एक दिन हमारी शादियों से पहले, हमारी यूनिवर्सिटी से पहले हमारा अपना घर हो गया। अपार्टमेंट तो पहले ही हो गया था, फिर हमारा अपना घर हो गया। तो जब मैंने अपने माँ बाप की ये थिंकिंग देखी कि हमें वो किराए के घर में लेकर इधर से उधर सफ़र नहीं उन्होंने किया, बल्कि उन्होंने जद्दोजहद करके अपना एक घर बना लिया, तो ये माइंडसेट मेरा भी बन गया। जब मेरी यासिर से शादी हुई तो मैं शादी होके किराए के घर में रुखसत होके गई। तो मैंने भी यासिर को अपना ख्वाब ये जाहिर किया कि मेरा ख्वाब ये है कि भले छोटा सा ही सही, लेकिन छत अपनी हो, घर अपना हो। और फिर इसी तरह मतलब शादी के 1 साल या 2 साल बाद यासिर ने एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदा, जिसमें हमने नादानिया शूट किया था। आप लोगों ने सबने देखा है वो अपार्टमेंट। और बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी मेहनत से, वही अपना पेट काट काट के छोटा सा अपार्टमेंट बनाया, उसको अपने हिसाब से डेकोरेट किया। और फिर इसी तरह की ख्वाहिशात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। ज़ाहिर है हम दोनों भी सेल्फ मेड थे। हमारे लिए भी सबसे बड़ा ड्रीम ये था कि अपनी ज़मीन हो, अपना घर हो। और फिर वो ख्वाहिशात आहिस्ता 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 मेहनत के साथ हमने अपना घर भी बना लिया। तो मुझे ऐसा लगता है एक कपल की ख्वाहिश जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी होती है, बाकी और सारी ख्वाहिशात एक तरफ, लेकिन उनको अपनी छत अपनी चाहिए होती है। और चाहे हम किराए के घर में भी रहे हों, जिस घर में आप रहते हैं चाहे वो छोटा सा भी हो, आपका दिल चाहता है कि आप उसको सजा के साफ़ सुथरा रखें। छोटा सा घर भी हो, लेकिन हम किराए के अपार्टमेंट्स में भी रहे हैं, लेकिन रंग रोगन, वॉलपेपर्स, छोटा मोटा फर्नीचर, एक्सेसरीज़, वो सजावट हमेशा हमने रखी। ये सिर्फ मेरा और यासिर का ख्वाब नहीं, या मेरे माँ बाप का ख्वाब नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे हैं जिनका ये ख्वाब होता है। आज इस ख्वाब की तरफ बढ़ावा देने के लिए हमने एक शो डिज़ाइन किया है। हम चाहते हैं कि अगर ये ख्वाब सिर्फ आपको सोते वक्त आता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये ख्वाब जागते वक्त भी देखें। आप आज हमारा शो देखें। उम्मीद है आज के शो से आपको इस ख्वाब को सच्चाई की तरफ, यानी सच करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और मेरी दुआ है कि इस महंगाई के दौर में भी अगर आप थोड़ी समझदारी से, थोड़ी अक्लमंदी से, थोड़े अपने ख़र्चों को कम करें,
तो शायद आप एक छोटी सी ज़मीन बना सकें, एक छोटा सा घर बना सकें। मुझे पता है बहुत मुश्किल है आज के दौर में, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगी जिनको सुन के आपको मोटिवेशन मिलेगी, और आप अगर अपनी हिम्मत हार चुके हैं तो आप दोबारा से खड़े होंगे, अपनी इन सारी जिम्मेदारियों की गठरी समेटेंगे और कहेंगे चलो अभी है टाइम, अभी है मौका मेहनत करने का, करेंगे जद्दोजहद, बनाएंगे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए घर। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए अपने ख्वाबों को सच करने की एक साथ मिलकर कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव शो है आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पे मेरे मैके वालियों के लिए, क्योंकि मुझे पता है ख़वातीन को प्रॉपर्टी के हवाले से इतना कुछ पता तो होता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिल में उनके एक उमंग, एक ख्वाब होता है कि अपना घर चाहिए उन्हें, और फिर वो बेचारी छोटी छोटी सी कमेटियाँ डालती हैं, वो अपने हस्बैंड्स को, अपने बाप को, अपने भाइयों को हेल्प करने की कोशिश कर रही होती है कि किसी तरह हम अपना हिस्सा डाल सकें इस जद्दोजहद में, इस घर बनाने की जद्दोजहद में। लेकिन वो जो छोटी छोटी बारीकियाँ जो एक घरेलू औरत को नहीं पता, वो शायद कुछ हद तक मुझे भी नहीं पता। तो अपनी और आपकी नॉलेज गेन करने के लिए हमने यहाँ दावत दी है जी चेयरमैन अजीज़ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से मंसूर अजीज़ कांच वाला साहब हैं, जिनको एक पूरी प्रॉपर नॉलेज है कि किधर हमने प्लॉट लेना है, और अगर प्लॉट लेना है तो मतलब उसकी किस्तें कैसे हों, कैसी इन्वेस्टमेंट किधर करें, कौन से इलाके में जाएं, और कितने पैसे हमारे पास हैं, तो हम सोचें, हम ख्वाब देखने की हिम्मत भी करें। सो आइए ये छोटी छोटी बारीकियां जानने के लिए हम अजीज़ साहब से, मंसूर अजीज़ साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत शुक्र है। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कितने वो मनी बॉक्स में हम कितने पैसे जमा करें, वो जो अपनी अम्माएँ नहीं होती हैं जो वो गिराए बांध बांध के पैसे इकट्ठे करती हैं, कमेटियाँ डालती हैं, मिनिमम कितने पैसे होने चाहिए? अगर हम छोटा सा ख्वाब देखें, 2 कमरों का के घर का ख्वाब देखें, तो हम कितने मिनिमम अमाउंट जो होती है ना, जो डाउन पेमेंट की, वो कितनी हमारे पास होनी चाहिए इस शहर कराची में? देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया। इस शहर में अपार्टमेंट लेना अभी थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि देखें इतनी महंगाई हो गई है कि पहले 3 to 4 मिलियन में 2 बेड लाउंज मिल जाता था, मगर अब वो उसके प्राइस डबल हो गए हैं, तकरीबन 7 to 8 मिलियन हो गए हैं। उसकी रीज़न आपको पता है, जो महंगाई हुई है। बिल्कुल। हम 2 साल पहले 1 लाख रुपए टन स्टील लेते थे, आज वो 3 लाख रुपए टन हो गया है। सही। तो चीज़ें इतनी जल्दी चेंज हुई हैं कि वो हाथों से निकलती जा रही हैं। अगर किसी की 2 लाख रुपए सैलरी है और उसका 1.5 लाख रुपए खर्चा है, हाँ। तो वो अफोर्ड कर सकता है 50,000 रुपये मंथली में 2 बेड लाउंज अपार्टमेंट मज़ाफ़ात के इलाके में। ये तो मज़ाफ़ात किस तरफ है? मज़ाफ़ात नॉर्थ कराची, सुरजानी, स्कीम 33, अच्छा। इस तरह के इलाकों में वो 3-4 साल का उसको शेड्यूल मिल सकता है, और वो 70 से 80 लाख रुपए का अपार्टमेंट उसको 3-4 साल में आहिस्ता आहिस्ता रकम अदा करके उसका बन सकता है। अच्छा, डाउन पेमेंट जैसे? डाउन पेमेंट उसको स्टार्टिंग में हर बिल्डर्स की अलग अलग स्कीम्स होती हैं, मगर मिनिमम आजकल कोई भी बिल्डर 20 to 25% डाउन पेमेंट 3 to 4 मंथ्स में वो मांगता है। अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि थोड़ा सा और दूर, जैसे नहीं बहरिया से आगे अबुल अस्फहानी रोड और इस तरह हाईवे, या कोरंगी, इस तरह के जो इलाके हैं, या गुलशन मेमार, दूर दूर जो हैं, अगर हम वहाँ प्लॉट लेके डाल दें कि भाई चलो 4-5 साल में उसको बना लेंगे, वैल्यू बढ़ जाएगी, उसको बेच देंगे, कोई और चीज़ खरीद लेंगे, वो भी आइडिया सही है? देखिए निदा, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये देखना पड़ता है कि वहाँ पर यूटिलिटीज़ हैं, पानी बिजली गैस है। आपको सबसे पहले तो ये देखना है, हमने सबसे पहले ये देखना दूर दराज के इलाके में कि पानी बिजली गैस है या नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको 5 साल बाद उसने डिलीवर भी कर दिया, यूटिलिटीज नहीं हुई, तो आपके लिए बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसकी लोकेशन कहाँ है, वहाँ पे पानी बिजली गैस है। हाँ। अगर इनकेस बिल्डर ने नहीं भी लगा के दिया, तो क्या हम जाके खुद लगवा सकते हैं? हाँ। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा मेरा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या फेक जमीनें भी बिकती हैं? हमने देखा है, ऐसे केसेस भी हुए हैं
कि कहते हैं भाई हाँ ये ज़मीन बिक रही है, सस्ते में बिक रही है, जल्दी से जो ख़रीदार है, जो बेचने वाला है, उसको जल्दी पैसे चाहिए। इस तरह बहुत सारे लोगों को फेक पेपर्स देके उल्लू भी बना दिया जाता है। इसकी क्या निशानी है, कैसे पता लगाएं कि ये जो ज़मीन बिक रही है ये नकली पेपर वाली नहीं है? देखिए निदा, ये इंसान की ज़िंदगी का ना आधा हिस्सा होता है, उस पर वो रकम हमें देनी होती है। मिसाल के तौर पे अगर पूरी ज़िंदगी काम करके किसी ने 1 करोड़ रुपया कमाया है जी, और वो 50 लाख का प्लॉट ले रहा है, तो उसकी ज़िंदगी की आधी पूंजी होती है। एग्जैक्टली। इसके लिए सबसे मेरी बेस्ट एडवाइस ये है कि अगर हम बोर्ड देख के जाते हैं, टीवी देख के जाते हैं, अखबार देख के जाते हैं, आवाम इतनी सादा है निदा, वो आती हैं, लाख 2 लाख 5 लाख रुपए उन पर डिमांड करते हैं लोग और वो आवाम उनको देती है। वो ना दें, वो क्या करें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें। मिसाल के तौर पे अगर मेरे कोई प्रोजेक्ट का ऐड लगता है तो आप मेरे माजी में जाए, मैंने पीछे भी तो प्रोजेक्ट बनाए होंगे ना। नहीं, एक आम इंसान माजी में कैसे जाए? मैं बताता हूँ। एक आम औरत देख रही है, अरे जबरदस्त, ये तो बड़ा सस्ता प्लॉट मिल रहा है, अखबार में बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ उससे पूछें कि आपने पुराने प्रोजेक्ट कहाँ बनाए, उस पे जाए, देखें। अगर जिंदगी भर की आप पूंजी लगा रही है तो एक दिन की ख्वारी आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आप बेल बजाएं उसके पुराने क्लाइंट को कि ये जो आपने इनसे फ्लैट लिया था, ये कैसे लोग हैं, इन्होंने टाइम पे डिलीवरी दी थी, इन्होंने आपको तंग तो नहीं किया, आपकी बिल्डिंग में पानी बिजली गैस है, लिफ्ट है, चलती है। अच्छा, तो वो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 2-3 घंटिया अगर हम बजाएंगे तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ हो जाएगी और इंसान का ट्रैक रिकॉर्ड भी पता चल जाएगा बिल्डर का, और उसको फायदा भी होगा। अच्छा, एक बात आप और मुझे बहुत ही, मैं पते की बात करने वाली हूँ, आप गौर से सुनिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल फलाना बिल्डर आए, मार्केटियर होते हैं, फलाना मार्केट क्या कहते हैं उसे, जो इश्तिहार नहीं आते, हाँ, मार्केटिंग कंपनीज इश्तिहार लेकर आ रही होती है, आप जाते हैं और मार्केटिंग कंपनी से मिल रहे होते हैं, मशहूर मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, मगर पीछे कौन बिल्डर है कैसे पता चलेगा अगर कोई फेक बिल्डर हो तो? देखें, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा काम बगैर एसोसिएशन के नहीं हो सकता। आबाद एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। आप उसको सबसे पहले देखें कि उसका मेंबर है। अगरचे मेंबर है तो उसने ज़मीन भी ली होगी, ज़मीन के इदारे बने हुए हैं, वहाँ जाके चेक कर ले। उसके बाद देखें, बिल्कुल SBCA है, KDA है, आप जहाँ की भी ज़मीन होगी आप जाके वहाँ पे पूछ सकते हैं कि ये आपने NOC दी है। उसके बाद भी देखें, काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में अब आ गई हैं। आप उसको टॉप 5 को सर्च करें और आप उन लोगों से अपार्टमेंट लें जो बिल्डर को भी स्कैन करते हैं पूरा कि इसकी जमीन कैसी है। मार्केटियर्स जो यस वेल नोन। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताइए। अब ये देखा गया है कि किसी ने खरीदा जी एक प्लॉट, ठीक है, एक घर, पूरा घर की जमीन खरीदी 200 गज की फॉर एग्जाम्पल, और उसके कोई 4-5 हिस्से करके अलग अलग 4 लोगों को बेच दिए। अगर वो किसी एक बंदे को बेचता वो ज़मीन तो वो उतने पैसे उसको नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि उसने उस पर कंस्ट्रक्शन करके 4 अलग अलग पोर्शंस बना दिए, तो क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए लीगल और इलीगल में फर्क होता है ना। मिसाल के तौर पे आप एक पोर्शन में इन्वेस्ट करते हैं, वो 1 करोड़ रुपए का है, और आप एक प्रॉपर बिल्डर के अपार्टमेंट में जिसने NOC ली हुई है उसके बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं 1 करोड़ रुपए, तो वो 4-5 साल बाद वो डबल हो रही होती है वैल्यू। वो जो पोर्शन है उसमें डर ही लगा रहता है कि ये कभी भी टूटेगा, क्योंकि वो रेजिडेंशियल होता है ना, वो प्रॉपर बिल्डर होता है। समझ नहीं आई बात। जैसे देखें, जैसे एक जमीन है जी, सही है, वो जमीन अगर एक साथ वो बेचता तो उतने की नहीं बिकती, उसने उस जमीन पे कंस्ट्रक्शन की और 4 घर बना दिए। ठीक है। अब वो 4 घर, जमीन तो एक ही थी ना, एक ही बंदे के नाम होगी या 2 बंदों के नाम हो सकती है, तो उस पे 4 अलग अलग घर जो बनाए, क्या वो 4 अलग अलग घर नाम हो जाएंगे अलग अलग 4 लोगों के? देखें, ये जो 4 घर बनते हैं, 8 घर बनते हैं, 2 घर बनते हैं, ये ठेकेदार कहलाता है, ये बिल्डर नहीं होता। ये मकान के ऊपर 3-4 पोर्शन बना के नाजिराबाद में, गुलशन में प्रॉपर बिल्डर भी हो रहा है। देखिए, वो रेजिडेंशियल प्लॉट है। आप कभी भी अपार्टमेंट रेजिडेंशियल प्लॉट पे नहीं लेंगे, आप कमर्शियल प्लॉट पे लेंगे। कमर्शियल प्लॉट पे हाई राइज बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डर का नाम होता है, इदारे वालों ने उनको सेल NOC दी होती है। थोड़ा सा हम उस पर होमवर्क करेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपका सवाल ये था कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कभी भी रेजिडेंशियल पे नहीं करनी चाहिए जिस पे पोर्शन बने हो, क्योंकि वो लीगल ही नहीं है। अच्छा जी, ये तो बहुत आम है यहाँ, ये तो बहुत आम है, मगर एक जमीन ली उस पे 3 घर बना दिया। देखिए, अवेयरनेस आ रही है। ऐसा नहीं है, बहुत फर्क है। एक नॉन बिल्डर के काम में, एक पोर्शन वाले के काम में कोई मैच नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, अगर आप घर लेंगे, आप देखने जाएंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, जो डबल स्टोरी घर है
वो कितने गज पे अलाउ हैं ये भी बताइएगा। डबल स्टोरी घर देखें आप 120 गज से लेके 399 गज तक अलाउ है। अच्छा 400 गज पे वो ग्राउंड प्लस 1 हो जाता है। अच्छा 120 गज का आपका घर है, 120 गज का आपका अप्रूवल होगा। अगर आपको उससे ऊपर बनाना है तो एडिशनल लीगल फीस इदारा लेगा और आपको परमिशन दे देगा। अच्छा आपका अगर 400 गज का घर प्लॉट है तो आपको ग्राउंड प्लस 1 से ऊपर परमिशन नहीं मिलेगी। अच्छा मतलब 400 गज के आप 2 फ्लोर और नहीं बना नहीं सकते। बना सकते। 399 तक बना सकते हैं। हाँ 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 ओके। ये छोटी छोटी से पॉइंट्स है ना जो इस तरह फिर बना बना के लोग बेच रहे होते हैं। जी, जी, जी। डबल स्टोरी भी मैंने तो बहुत पीसेज में भी ऐसे घर देखे। बिल्कुल है, बिल्कुल है। 500 गज के आपने 500 गज के ऊपर 4 बिल्कुल है। मंजिला बना दी है हाँ, और बना। अलग अलग फ्लोर्स बेच दिए हैं, लोगों ने खरीदे इसी हैं। तरह के लोगों ने हमारा शहर बर्बाद कर दिया। हाँ। इसी तरह के लोगों ने। हाँ तो ये है। अच्छा आज हम आपको अलग अलग लोगों की स्ट्रगल्स भी दिखाएंगे कि उन्होंने किस तरह जद्दोजहद के साथ अपनी ज़मीन ली, अपना घर बनाया, अपना अपार्टमेंट लिया। सो मेरे पास इस वक्त मौजूद है अफरीन फातिमा अपने बेटे अयान के साथ। इनके हस्बैंड की डेथ के बाद इन्होंने किस तरह स्ट्रगल करके अपने बच्चों के साथ घर बनाया। आइए अफशीन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफशीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। जी अफशीन क्या है आपकी स्ट्रगल? बना लिया घर? जी जी ख्वाब पूरा कर लिया? ख्वाब मेरा पूरा हुआ। कैसे बहुत किया? अल्लाह के करम से अभी 6 महीने हुए मुझे अपना घर लिए हुए। मेरे हस्बैंड की 2015 में अचानक डेथ हो गई थी बाईपास में ना। अच्छा। उस टाइम मेरे बेटे जो हैं ये 7 क्लास में थे, बेटी 8 क्लास में थी और छोटा बेटा 3 क्लास में और उस था। तक आप लोगों का अपना घर नहीं अपना घर नहीं था, किराए पर था। हमने हाँ। उसी टाइम बस छोटा सा एक कमरे में पार्लर शुरू किया था, जिम और पार्लर था? उसी किराए के घर उसी में? किराए के घर में। एक अच्छा। कमरे में हमारी रिहाइश थी। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते थे? प्राइवेट थे। अच्छा प्राइवेट जॉब Private करते थे? job करते तो थे। जब उनकी डेथ हुई तो फिर एक इनकम तो आपकी खत्म हो गई। खत्म हो बिल्कुल। गई। और 3 बच्चे जो पढ़ने वाली एज में। जी जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। बस वही कि अल्लाह पे भरोसा किया और किसी ने साथ दिया किसी खानदान वालों ने? आपको तो पता ही है कि कहाँ हाँ। देते हैं, लेकिन ये कि मेरे वालिदैन ने मेरा बहुत साथ दिया। हाँ। मेरे वालिद साहब की अल्लाह ज़िंदगी रखी है, तो उन्होंने बहुत मेरे पे हाथ रखा, सर पे मेरे। हाँ। और बहुत उन्होंने इस स्ट्रगल में उनका भी बड़ा हाथ है। अच्छा तो फिर यही आपको पता है किराए वो जो पर। किराए के घर में एक कमरे का पार्लर था वो एक- आप रन कर रही हैं? जी एक और कमरे। आपको पहले से आता था पार्लर का काम? जी जी बिल्कुल। अच्छा। मैंने सीखा था सीखा था। तो आता था, लेकिन ये कि बिल्कुल ऐसे जैसे हस्बैंड चले जाते बंदा बोर हो रहा है हाँ, तो खोल लिया था। बिल्कुल। लेकिन ये कि अचानक अल्लाह ताला राहें दिखाने वाला है, तो जिम की मैंने क्लासेस ली। फिर जिम और पार्लर उसी टाइम बिल्कुल अर्ली स्टेज पे था। 2013 में मैंने खोला है और 15 के जनवरी में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई ओह। अचानक। तो उसके बाद समझ नहीं आया क्या करें। फिर आपको पता है आजकल का ट्रेंड के मालिक मकान ने बोर्ड वोर्ड भी हटवा दिए फ़ौरन ही। ओह। बहुत अच्छी खातून है माशाल्लाह। हाँ। बहुत उन्होंने भी साथ दिया। हाँ। लेकिन आपको पता है बिजली वगैरह के मसले मसाइल होते हैं। हाँ। तो मैं बहुत रोई बैठ के। मैंने कहा अल्लाह बोर्ड भी हट गए, अब हमारे पार्लर में कौन आएगा। लेकिन वही है कि अल्लाह ताला देने वाला है, रोज़ी देने वाली रिज़्क़ की तो उसकी अल्लाह ज़ात की है। ज़ात है। हाँ। सही बात है। तो फिर क्या हुआ? फिर ये कि छोटे छोटे मसले मसाइल रहे बच्चों की तालीम में। फिर हमने अपने खर्चे समेटे। मैंने कहा अब एक कमरे का चाहे घर लूँ लेकिन घर ज़रूर लेना है। हाँ, हाँ। तो बच्चों के अपने जैसे कि होता है ना, ब्रांड्स पहनना छोड़ दिए, बाहर जाना छोड़ दिया, बच्चों की तालीम को थोड़ा ट्यूशन हटवा दिया हाँ। कि जहाँ से बचत हो सकती है। हाँ। फिर बीसियाँ डाली हमने। अच्छा। बीसियाँ वगैरह डाली। मेरे वालिद साहब ने बहुत सहारा दिया। हाँ। फिर एक घर बिक रहा था छोटा, जैसे 2 कमरों के पोर्शंस होते हैं हाँ। ना, 2 नीचे और एक ऊपर। अच्छा। तो फिर मैं वो ये हुआ कि वो कौन से इलाके में? हमें ये जाफर तैयार मलीर जाफर तैयार अच्छा में। अच्छा अच्छा। तो फिर वो पहले उन्होंने भी बहुत चीटिंग की। उन्होंने कहा 40 लाख का। हाँ। वो मेन रोड का घर था। मैंने कहा पार्लर आइंदा बनेगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, हाँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो 50 का बेचेंगे। अच्छा, अब वो एकदम पैसे बढ़ा 10 दिए। लाख रुपए। अब मैंने अल्लाह। सोचा अब क्या करूं। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था पता है। हम घर खरीद रहे थे, एकदम कितनी मुश्किलों से पैसे जमा किए और आखिर में उन्होंने 10 लाख रुपए बढ़ा 10 लाख दिए। बढ़ा हमारे साथ। मैंने कहा नहीं नहीं भाई यासर नहीं ले सकते, क्या करेंगे यहाँ? कहने का निदा करना पड़ेगा, मेरे झाड़ो वालिद कहीं से, हम लोग झाड़ते हैं अपने आप। मेरे वालिद ने फिर मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा हाँ। बेटा मैं दूंगा ये पेमेंट आपको, हाँ। आप लो।
फिर एक ट्विस्ट ये आया कि मैंने अपने नंदोई के पास पैसे लगाए हुए थे दूध के काम में ना, अच्छा। 10 लाख रुपए। उन्होंने कहा हाँ हाँ आप दे दें एडवांस, मैं आपको जिस दिन आपकी होगी पेमेंट, 6 महीने का हमारा टाइम था, मैं आपको दे दूंगा। उससे 2 महीने पहले वो गायब हो गए, बहनोई नंदोई नंदोई? मेरे गायब हो गए, अभी तक गायब है वो। गॉड। और वो 10 लाख का फिर डेफिसिट आ गया। फिर मैं बैठी रोई, अल्लाह ताला से दुआ की। फिर उस टाइम मेरे बहन भाई आगे बढ़े, अच्छा। सबने 2-2 लाख 2-2 लाख रुपए करके। लेकिन वो यार, कर्जा तो कर्जा खून ही के होता रिश्ते, है। हाँ हाँ, खून के रिश्ते काम आते हैं, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। फिर वो डेफिसिट पूरा किया, घर लिया। अब वो घर तो ले लिया, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि उसमें पार्लर खोला जाए। हाँ। तो वो किराए पर दे दिया। हाँ। बल्कि मेरा छोटा भाई तो उसको, छोटा सा था, नॉर्मल सा घर है, हाँ। वो तो ताजमहल कहता था। कहता है ये तो आपका ताजमहल है। मैंने कहा हाँ भाई, तुम लोग कोई नजरों में ये जो भी हो, ओए होए। मेरी नजर में तो ये ताजमहल से भी बढ़कर है। यार, अपना घर, क्योंकि मैंने, छोटी सी जमीन भी होती है ना, तो जी, वो जी, अपना होता है, बिल्कुल आपकी अपना की होता भी है। आपकी अपनी होती है। हाँ, और बिल्कुल। पता नहीं अब क्या, एक खास तौर पे एक औरत के लिए क्या औरत के अटैचमेंट लिए। होती है घर सही से। बात है। और उस पर हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया ना। एक मैंने, छोटे से मेरे ब्रेक के बच्चों बाद ने। मैं सुनती हूँ जी, आपके बिल्कुल। प्रॉपर फिर कैसे ख्वाब की तकमील तक कैसे पहुंची वो। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए, पता है बहुत कनेक्शन मिलती है इससे। अब मुझे पता है बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चलें आज के शो से कुछ तो मोटिवेशन मिलेगी आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ, नहीं करा रही आज शादी भाई, नहीं करा रही मेकअप, नहीं करा रही ज्वेलरी, बल्कि सही जो हमारा सही वाला, मतलब एक मैं कहती हूँ ख्वाब है, एक ख़वातीन को सिर्फ ज्वेलरी और मेकअप का शौक़ नहीं होता, सबसे ज़्यादा जो उन्हें शौक़ होता है ना, वो होता है एक घर का। घर के ऊपर शो कर रही हूँ आज। और अभी अभी जो ज्वाइन इन किया है हमारे साथ, जो अगले गेस्ट हैं हमारे, उनका नाम है आसिफ इकबाल साहब, जो कि एक्स आर्मी सिविल इंजीनियर, रिटायर्ड कर्नल है और BE सिविल इंटीरियर डेकोरेटर कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? लोग कहेंगे आज निदा यासिर ने डिफरेंट शो क्यों कर दिया, तो ये भी तो एक गहना है ना हमारा घर, वो वाली। ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मैंने बहुत सारे सवालों की लिस्ट जो है ना मैंने रखी हुई है, नोट करके कि मैंने आपसे सवाल कर। मैं इससे पहले कि आपसे सवालात करूं, मैं अपनी जो खातून है जिन्होंने बड़ा मुश्किलों से, अफशीन जो है उन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपने ख्वाब को सच किया है, तो एक मोटिवेशन मैं औरतों को देना चाहती हूँ कि ये इन्होंने अकेले किया है, बगैर अपने हस्बैंड की सपोर्ट के। हाँ, अब्बू की सपोर्ट थी, किसी न किसी आदमी की सपोर्ट चाहिए होती, अपने भाइयों की सपोर्ट थी, लेकिन फिर भी अपने पैरों पे खड़े होकर घर बनाया। तो फिर क्या हुआ उस मलीर के घर का? बस वो घर लिया था, तो लेकिन वो इस तरह के लोकेशन का नहीं था कि उस पर पार्लर खोला जाता। हाँ। उसके बाद फिर महंगाई बढ़ रही थी, किराया बहुत बढ़ रहा था, 5-5 हज़ार रुपये बढ़ा रहे थे। हाँ। अब जाहिर सी बात है 25 से 30 हुआ, 30 से 35 आप पे। उस किराए के घर में ही अपना पार्लर वो छोटा सा रन कर रही थी, और जो खरीदी थी वो किराए पर दे मलीर दिया टाइप इलाके में ना? जी जी, हाँ, मलीर में जी। वो आपने किराए पे किराए पर दे दिया तो था। उसका जो किराया आता था उससे कोई फायदा होता था? आप अपना किराए में इंक्लूड वो कर पाती थी? आम सा घर था कि हाँ। उसका इतना ज़्यादा किराया भी नहीं था। अच्छा। जो हमारे एक्सपेंस थे इस घर के, वो ठीक बड़ा है। घर था जिसमें हमारा पार्लर भी था, एक जी, कमरे जी। में मेरी रिहाइश थी। जी, जी। मेरे बच्चे जो हैं एक कमरे में बड़े हुए हाँ। हैं 7 क्लास से लेके अब हमने माशाल्लाह इस गद्दे डाल के सोते थे? नीचे गद्दे डाल मेरा दिए सब एक घर एक कमरे में। खैर है, बॉन्डिंग बढ़ती है भाई। हाँ, ये तो है। अब हाँ। देखिए ना, सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है ना, बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। बहुत तो फिर अच्छे क्या हुआ? कामयाब। फिर ये हुआ कि किराए जब ज़्यादा बढ़े तो फिर मैं और मेरी बेटी ने मेरा बड़ा साथ दिया। आज उनका पेपर था तो वो नहीं आई, तो हमने ये सोचा कि क्या किया जाए कि किराया बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर हमने ये सोचा कि हम इसी घर को थोड़ा सा रेनोवेट करवा के थोड़ा इसी में चले जाते हैं, ताकि मलीर वाला घर जी था, जी जो आपने खरीदा जी जी था। बिल्कुल, कि हम उसी में, वो हमारे घर के सामने ही था। हाँ। तो हमने कहा कि इसी को सही करा लेते हैं। अभी तो बजट नहीं था, जाहिर जाते हस्बैंड की कमाई भी नहीं, बच्चे भी छोटे, इतना अभी इनकी भी कोई अर्निंग नहीं है, मेरी अर्निंग है। कैसे आपने सही करा है? नहीं, वो सही करवाने के लिए हमने ठेकेदार को बुलाया, उसने 6 लाख का हमें बजट दिया कि ये यूँ टूटेगा, ये वॉशरूम बन जाएगा, हम बीच की दीवार तोड़ के पार्लर एक कर लेंगे, ऊपर हमारी रिहाइश हो जाएगी। 6 लाख का बजट उसने दिया, हमने फिर उसको 60,000 रुपये एडवांस दिए। ओके। रात में आ गई मेरी दोस्त है, ब्यूटिशियन है वो भी ना, तो उन्होंने कहा नहीं अफशीन आप इस घर को मत रेनोवेट करवाओ ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम देखेंगे, लेकिन इसको मत, इस कचरे पे तुम मज़ीद पैसा मत लगाओ। अच्छा। तो मैंने कहा यार अच्छा। अब मैंने रात में जब ठेकेदार को मना किया कि अब आप कल मत आइएगा ना, अभी मेरा फ़िलहाल इरादा,
वो 60,000 भी गए, डूब गए। ला जाहिर सी बात है, वो आपको पता है ठेकेदार जब चीज ले मुश्किलों लेते से आप हैं पैसे तो जमा करते हैं हाँ, और चिंदी सही चिंदी जो है बात वो है। इस तरह कोई खा जाता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत बात अफसोस बताऊं, होता जो है पैसे वाकई। खाता है ना कभी उसके अल्लाह ताला कामयाब कहीं और से निकाल देता है। जरूर। मैं सीरियसली मैं कहूंगी, किसी ने भी आपके पैसे खाए सही हैं बात है। या आपने खाए हैं किसी के, आपको पता भी नहीं है, उससे डबल ट्रिपल आपके कभी बच्चे की बीमारी में निकल जाएंगे, सही बात है। कभी किसी और खर्चे में निकल जाएंगे। सही ये बात है। किसी के नाजायज पैसे खाए हुए बहुत किराएगा जाते हैं। फिर किराया बहुत बढ़ने लगा तो फिर मेरी नंद आई हुई थी एक दिन ना, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मैं बैठी हुई उदास, मैंने कहा यार क्या करें, ऐसा करते हैं ये घर बेच के फिर कोई भी छोटा घर ऐसा ले लें जहाँ पार्लर खुल जाए। फिर तो कह लगी भाभी चाय पी के, हमने कहा भाभी अभी चलते हैं, मैंने कहा चलो अभी चलो, अभी ढूंढते हैं कि अगला महीना हम लोग ये घर खाली करें क्योंकि किराया बहुत बढ़ गया फिर था। गई आप? तो हम लोग निकले, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मुझे आज भी याद है। टाइम कम है। हाँ, अच्छा, बारिश अच्छा। की कहानी मत तो सुनाएं, क्या आगे की कहते हैं, कहानी सुनाएं। निकले फिर घर सर्च कर रहे थे तो प्रॉपर्टी एजेंट ने ही हमें वो घर दिखाया जिसमें मेरी अभी रिहाइश है। अच्छा। उसने कहा मैडम वो देख लीजिए घर। मैंने कहा ये तो इतना बड़ा घर है, मैं तो नहीं ले सकती, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। कह रहे नहीं 1-1.25 करोड़ का है तो आप देखें। तो मैंने कहा मेरी रेंज इतनी नहीं है। खैर हम वो घर गए तो मेरे ख्वाबों जैसा घर था वो, जाहिर सी बात है 3 फ्लोर का बना हुआ। तो उस टाइम बस अल्लाह ताला ने मदद करी, फिर ये वाला घर बेचा, फिर मेरे वालिद ने मेरी मदद करी, थोड़ी बहन भाइयों ने मदद करी। हाँ। तो फिर खरीद उसको लिया वो ख्वाब वाला खरीद घर? लिया। हाँ, अरे बाप अभी रे। जून में मैंने अभी घर खरीदा है माशाल्लाह। नीचे बहुत प्यारा फर्निश्ड मैंने अपना पार्लर बनवाया, ऊपर मेरी रिहाइश है। हाँ। बच्चे भी अब अलग अलग कमरों में आ गए शुक्र है खुदा है। का कि मेरे ख्वाबों को अल्लाह ताला ने पूरा किया। मेहनत बहुत की, हाँ। बच्चों ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया, हाँ। लेकिन ये है कि जाहिर है। आज हम अपने ओन एक घर में रहते हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला ने अच्छा, दिया। आसिफ साहब, सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये करूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा जिस इलाके में इन्होंने घर खरीदा था, देखिए महंगाई इतनी है, आप मतलब सारी ख्वाब तो सच नहीं हो सकते, बजट कम है तो चलें कम इलाके में घर ले लेंगे, लेकिन क्या करें ऐसा कि वो जो कम इलाके में घर हमने लिया है वो बाहर से कुछ हमारे हिसाब का लगे, ऐसा हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये बेसिकली ये हर, जिस आपने बताया कि हर बंदे की डिज़ायर होती है कि वो अपना जो एनवायरनमेंट फील करते हैं उसमें वो जाना चाहते हैं। अच्छा, पुराने घर को जब आप नया रिट्रीट में करने चलते हैं तो आपको नज़र आ रहा होता है कि इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। हाँ। अच्छा, लोग थोड़ा अवॉइड भी करते हैं प्रोफेशनल्स को हायर करने के लिए। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर अगर आप एक अच्छा इकोनॉमिकल प्रोफेशनल हायर कर लेंगे तो वो आपका जो ड्रीम हाउस है वो आप अचीव कर सकते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं कि वो जो प्रोफेशनल को हायर करने से अवॉइड करके आप एक्सपेंडिचर कर देते हैं और वो एंड अप एक मैसी इन्वायरमेंट में हो जाते हैं, क्योंकि एस्थेटिक जो है ना हर बंदा उसको उतना नहीं समझ सकता। तो इसमें आई विल रिकमेंड कि आप जब अगर पुराने घर को आपने करना है तो उसका कुछ पार्ट आप सेव कर लें प्रोफेशनल के लिए और उसको हायर करें, तो आपका जो डिज़ायर वर्ल्ड, जो डिज़ायर होम आप ड्रीम में देखते हैं वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड आपका आ सकता है। अच्छा, अगर प्रोफेशनल को हायर करते हैं, सब लोगों का दिल में होता है, धक धक हो रही होती है, एक तो सामान भी अलग लेना पड़ेगा, वो जो प्रोफेशनल हायर करेंगे उसको पैसे भी अलग देने पड़ेंगे। मुझे ये बताएं कि प्रोफेशनल को हायर करने से, और हम उसको एक बजट दे देते हैं, हमारा भाई ये बजट है, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते, तो जाहिर है उनको उनका काम है, जिसका काम उसी को सांझे, तो क्या वो सस्ती जगह से भी चीज ले लेगा? क्योंकि मतलब उसे पता है ना। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या फायदा होगा? जी अच्छा, पाकिस्तान की मार्केट में ना हर चीज़ का सोल्यूशन अवेलेबल है। हाँ। मतलब एक टॉप ऑफ द लाइन चीज़ भी अवेलेबल है। और फॉर एग्जाम्पल हम टाइल्स की बात कर लेते हैं तो टाइल्स में हर तरह की कैटेगरी की टाइल्स अवेलेबल हैं। यानी आपका कहने का मकसद है कि उसकी ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, उसकी कॉपी, ये सब जो प्रोफेशनल होते हैं उनका काम है, तो उनको पता होता है, क्योंकि उनको, हमें नहीं पता। जी, उनको नॉलेज होता है कि वो चीज़ कहाँ से मिल रही है, लेकिन एज ए जनरल पब्लिक आप लोगों को नहीं पता होता। तो इसलिए प्रोफेशनल को हायर करना ये जस्ट बिकॉज कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा या मेरा बजट का कुछ हिस्सा उधर चला जाएगा, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है कि उसको वो आपके एक्चुअली इन अदर वर्ड्स में आपको एक इकोनॉमिकल सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा होता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इंटीरियर डिजाइनर डेकोरेटर में क्या फ़र्क है? इंटीरियर डेकोरेटर होता है, एक इंटीरियर डिजाइनर होता है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? अच्छा, ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स पजल है। जनरली इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे लोगों को नहीं होती। अच्छा, इसको बहुत इजी एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप आर्किटेक्ट जो है आपका घर डिज़ाइन करता है, जब वो स्ट्रक्चर ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसमें एक स्टेज आती है कि जब आपने टाइल की सिलेक्शन करनी है, आपने वार्डरोब सेलेक्ट करनी है, किचन सेलेक्ट करना है, सीलिंग सेलेक्ट करनी है एंड बाथरूम की फिनिशेस सेलेक्ट करनी है। जो फिनिशेस पार्ट हैं एक्चुअली ये काम है इंटीरियर डिज़ाइनर का, लेकिन जनरली ये काम पाकिस्तान में आर्किटेक्ट कर रहे होते हैं।
इन आइसोलेशन और इन कोलैबोरेशन विद इंटीरियर डिज़ाइनर। अच्छा, अच्छा, जब आपकी सारी इंटीरियर डेकोरेटर है जी वो उसकी क्या जी डेफिनेशन है? मैं बताऊँ। अभी वो स्ट्रक्चर की एग्जांपल थी, एक अच्छा। स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, उसकी फिनिशिंग सेलेक्ट हो गई, जो कोई इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट ने मिलकर इन कोलैबोरेशन एंड इंस्टॉलेशन कर ली। उसके बाद स्टेज आती है कि आपने घर के अंदर मूव इन करना है। हाँ, तो जो फर्निशिंग पार्ट है, जिसके अंदर टेक्सटाइलिंग है, एसेसरीज है, वॉल हैंगिंग्स है, जो एस्थेटिक पार्ट है, आहा। वो बेसिकली इंटीरियर डेकोरेटर इसको हैंडल कर रहा होता है। ओके। तो जनरली जो मिसकंसेप्शन हमारे है कि इंटीरियर डिज़ाइनर ही इंटीरियर डेकोरेटर होता है, एक्चुअली इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। सो आप डेकोरेटर, आई एम इंटीरियर डेकोरेटर। मतलब कि अंदर फर्नीचर, जी। तस्वीर कौन सी लगानी जी, जी। है, पर्दे कौन से, जी, जी। रंग रोगन जी, कौन सा, एस्थेटिक पार्ट, जैसे अभी भी आपके जी। इस बड़े ब्यूटीफुल सेट में बैठे हुए जी। हैं, तो ये बेसिकली इंटीरियर डेकोरेटर बस अगला सेट आप फिर मेरी मदद करने वाले हैं ना? इंशाल्लाह। है ना, मैं आपसे मदद लूंगी जी, फिर। जी, ये तो इंशाल्लाह। हम अपना पैसा बचाने के लिए हम खुद ही करते जी, रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम थोड़ा थोड़ा खुद करते हैं, थोड़ा थोड़ा सेट वालों को अच्छा बोलते अनीता, हैं। इसमें बड़ी बेसिक चीज़ें हैं कि अगर हम वो बेसिक चीज़ों को अगर थोड़ा सा कोशिश करेंगे, अगर कवर कर सकें, तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो जाए, तो आप एक प्रोफेशनल को हायर किए बगैर भी एटलीस्ट बेसिक एस्थेटिक पे भी आ सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, कुछ जैसे मैं अपने आप को इस बात पे बहुत बेवकूफ़ बोलती हूँ। जो मैंने हरकत की थी, जब मेरी शादी होने वाली थी, तो शर्तें रखती हैं ना लड़कियाँ, हमने भी शर्त रखी अपने मियाँ पे। वो किराए के घर में मैं शादी होके गई थी, तो मैंने कहा अच्छा जी, नीचे सब रहते हैं, हम कंबाइंड फैमिली में गई थी मैं शादी होके, तो मैंने कहा ऊपर एक ही कमरा है। तो अब मैंने इतनी मुश्किलों से पैसे जमा कर करके चीज़ें जोड़ी हैं, तो मैं अपने कपड़े कहाँ रखूँगी? तो मैंने कहा भाई जैसे मुझे नहीं पता, एक कमरा और बनाओ। तो उस बेचारे ने शादी से पहले, तो मियाँ ऐसे ही होते हैं, तो उस बेचारे ने किराए के घर पे इन्वेस्टमेंट की और एक कमरा बनाया, उस एक हॉल बनाया जिसके अंदर वार्डरोब भी बनी, लाउंज भी बना, ड्राइंग रूम भी बना और डाइनिंग भी बनी। वो एक हॉल था, उसको हमने हिस्सों में बांट दिया और अच्छा। फिर बड़े मजे से मैंने सेट भी किया। जी As जी बिल्कुल। कोई इंटीरियर अच्छा, डेकोरेटर इसमें हायर नहीं किया। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जिसने आपने बात की कि आपने वार्डरोब और चीज़ें ऐड ऑन की। अच्छा, नॉर्मली हम जब स्पेस मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो हमें एक्चुअली ये चीज़ें सारी जो आपकी एग्जिस्टिंग स्पेस है, उसमें जो डेड स्पेसेस है ना, उसमें ये चीज़ें बनानी चाहिए। अगर आप नहीं, मैं आपको सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी बता रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। वो ये बता रही हूँ कि वो रेंट वाला घर था, अच्छा, रेंट पे आप उसमें ये हमने ओके, इन्वेस्टमेंट ओके, करवाई, ओके। मैंने करवाई इस तरह के, भाई नहीं ये तो छोटा सा कमरा है, इसमें हम कैसे रहेंगे, तो आप एक हॉल और बना लें। तो उसने एक हॉल बनाया और हमने बड़ा अच्छा डेकोरेशन, बड़ा हमने खुश, शादी के नए नए दिन शुरू हुए। 7 महीने बाद हमसे वो घर खाली करा लिया गया और जब हम उस घर के नीचे से गुजरते थे, यासिर कहता था मेरे इतने पैसे तुमने वहाँ लगवाए, मेरे इतने पैसे। किराए के घर में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं बहुत सारे लोग अच्छे से रहने के लिए। और रेंट वाले घर के ऊपर इन्वेस्टमेंट तो एक्चुअली आप कहते हैं नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो तो कर लेनी चाहिए। अच्छा, Long term लॉन्ग टर्म, agreement, जैसे कितना, 5 साल का? कम और से कम 5 साल हाँ, उस पर कर लेनी चाहिए। वो तो 11 महीने का एग्रीमेंट करा 11 महीने में नहीं करनी चाहिए, है ना, वो नुकसानदेह। वो नुकसानदेह। बिल्कुल। सो वो वाली चीज़ है कि भाई खुद से बंदा बेहतर है। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूंगा सर की बात की कि जो आप लॉन्ग टर्म पे तो कर लेनी चाहिए, लेकिन उसको ना, अगर 2 तरह की चीज़ें होती हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर को उनको स्ट्रक्चर को प्ले करते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रक्चर को आप डिस्टर्ब ना करें, आप इंटीरियर्स के साथ प्ले करें। अब आप देखें, मैं आपको इंटीरियर्स का बताती हूँ। अब फर्ज करें हम किराए के घर में रह रहे हैं, उधर पर्दे किसी और साइज के लगेंगे, उधर वॉलपेपर तो उतर ही नहीं सकता, कारपेट किसी और साइज का आएगा, ठीक है। अब जब आप दूसरे किराए का घर शिफ्ट करेंगे, तो वो पर्दे हम उस किराए के घर में तो नहीं लगा सकते, खिड़कियां अलग होंगी। वो कारपेट जो हमने खरीदा है उस हिसाब से खरीदा है, वो तो नहीं लग सकता। तो क्या करें? तो अच्छा, इसमें असल में 2 कैटेगरी के क्लासेस होती हैं। एक लोग होते हैं जो अपने जॉब्स की वजह से हर 2-3 साल बाद शिफ्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह आई वाज फ्रॉम आर्मी, तो शिफ्ट करना पड़ता था। हाँ। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें आता था कि हमने ये चीज़ें कैसे एडजस्ट करें, तो हमें मैक्सिमम चीज़ें डिस्कार्ड करनी पड़ती थी। हाँ। लेकिन जो लोग जो एक ही स्टेशन पर रहते हो शिफ्ट करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो इतना जल्दी नहीं आता। अच्छा, उसमें कोशिश करनी चाहिए, कारपेट है उसकी लाइफ 2 से 3 साल के बाद वैसे भी चेंज कर लेना चाहिए। हाँ। तो उसमें तो आप जब तो किराए के घर में आपका मशवरा है कि कारपेट डालना चाहिए? कारपेट डालें, वो फिर चॉइस भी होती है, एलर्जिक इश्यूज जिनको होते हैं उनको कारपेट नहीं यूज़ करना चाहिए। पतला वाला यूज कर सकते हैं, पतला वाला use सस्ता कर वाला सकते- भी जी, होता कर है। सकते हैं। यानी देखिए, एक पॉइंट तो ये हुआ, मैं पॉइंट्स पे आती हूँ। अगर हम किराए के घर में रहते हैं और हमने उसको एज एस्थेटिकली बेहतर बनाना है अपनी लिविंग के हिसाब से, थोड़ा मेहमान भी आते हैं, तो आपका कहना ये है कि उसमें हमने तो किराए के घर में विनाइल टाइल लगा ली,
वो तो अच्छा, वही रह vinyl- जाएंगे ना, वही रह जाएंगे, वही या रह उतार के ले जा सकते हैं? विनाइल टेलिंग नॉर्मली तार की जाएं तो वो ब्रिटल हो जाती हैं, वो यूज़ नहीं हो सकती। यूज नहीं हो हो सकती। सकते। तो अगर हम सस्ता वाला कारपेट डाल जी, लेते हैं, जी। जो जिसकी लाइफ जी। 1.5 साल 2 साल बाद अच्छा, खत्म है। इसमें मैं ये रिकमेंड हाँ। करूंगा कि आप सस्ते वाले कारपेट के बजाय अगर आपका फ्लोरिंग स्टाइल इज़ गुड, हाँ। जो कि आपको नॉर्मली जो किराए के घर में अगर जी जी, है। अगर आपके वो टेस्ट का नहीं है हाँ। तो फिर आप कारपेट पे चलें जाएं अपने टेस्ट का। अगर ठीक है। वो आपके टेस्ट का है हाँ। तो आप कंप्लीट रग्स के बजाय, कारपेट के बजाय आप एरिया रग यूज़ करें। ओह, गुड आइडिया। और वो हाँ। अपने जो आपका कलर थीम चल रहा है, जो आपके ड्रीम है, उस हिसाब से उसको आप ब्लेंड कलर करेगा। तो वैसे भी किराए के घर में जी, भी कलर करेगा। करा के देते जी, हैं। जी, जी। तो हम उनको रिक्वेस्ट कर लें कि भाई ये वाला कलर करा दे, जी, है ना? जी, बिल्कुल ऐसा। ये भी हो सकता है। और पर्दों का क्या करें हम? अच्छा, कर्टन बेसिकली अच्छा, कर्टन की सिलेक्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग का कलर है, आपकी जो डोर्स का कलर है, वार्डरोब का कलर है, हम क्या कर रहे होते हैं एज ए जनरल कि हम जो कर्टन्स हैं वो इन आइसोलेशन सेलेक्ट कर रहे होते हैं, या लगा रहे हैं, या पिछले मूव करके आगे लेके जा रहे होते हैं। हाँ। लेकिन आपकी अगर नई जगह पे आपने शिफ्ट किया है, उसकी जो स्कीम निकल रही है, अगर उसके साथ वो कंट्रास्ट में नहीं है, हाँ। तो कभी भी एक अच्छा ब्लेंडेड लुक में नहीं आएगा। कर्टन जरूरी है। कर्टन ज़रूरी हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक मशवरा दे दूं भाई, सच्ची बात है, कर्टन लाइट हाउस पे बड़े अच्छे मिलते हैं, सेकंड हैंड, जाके ले लें। हाँ, अगर बार बार किरायों के घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो मैं पैसा बचाने को आपको बता रही हूँ। कहाँ पे मिलते हैं? चावला किधर है? नाज़माबाद चावला पे भी मिलते हैं। और भी किसी को कुछ पता है तो बता दें मुझे, मैं अपनी मैके वालों को बताना चाहती हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज ऐसा शो है जो शादी के कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, इन सब से बढ़कर है हमारा सबसे पहला ख्वाब, हमारा अपना घर। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम साथ मिल के जो ख्वाब आपने देखा है अपना घर बनाने का, उसको कुछ सच्चाई की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं आपको, कैसे आप अपना ख्वाब सच कर सकती हैं, कैसे अपने घर को खूबसूरत बना सकती हैं, अपने सलीका शुआरी से, अपनी अक्लमंदी से, अपनी जो कमेटियाँ डाली हुई हैं उससे कैसे सोफ़े और कारपेट और पर्दे ख़रीद सकती हैं। ये सारी बातें हम आज कर रहे हैं जी। हमारे साथ यहाँ बैठी हुई हैं एक और मैं बताऊँगी जी, नाजिया नाम है, नाजिया फरीद नाम है, और ये भी अपनी कहानी हमसे शेयर करना चाहती हैं कि इन्होंने कैसे अपनी ख्वाब को सच किया। जी नाजिया, क्या है आपकी स्ट्रगल? अस्सलाम वालेकुम निदा। शादी जब हुई मेरी खैर से, तो उस वक्त रेंट पे थे मेरे हस्बैंड, तो 4 साल तकरीबन हम रेंट पे, उस 4 साल में हमने 6 घर, हर साल 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, बट कुछ टाइम ऐसे ही हुआ कि 7 महीने बाद खाली करा लिया, या जैसे अभी आप भी जिक्र कर रही थी। तो जब वो घर शिफ्टिंग और फिर वो सामान सारा ख़राब होना, फर्नीचर का ख़राब होना, ये सब चीज़ें चल रही थी, तो वालिद साहब ने मेरे ये देखते हुए ना, उन्होंने जब अपनी प्रॉपर्टी सेल की तो मुझे मेरा हिस्सा दिया, तो उसमें उन्होंने मुझे एक फ़्लैट छोटा सा ले दिया। उस वक्त 5 लाख की कीमत में वो फ्लैट आया था। अच्छा। तो लेकिन हस्बैंड जो है ना, इस चीज़ से ज़रा ज़्यादा खुश नहीं थे कि भाई आपको अपने मतलब मेरे ससुराल से मुझे ये मिला है और मैं इसमें रह रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो उस वक्त से हमारा प्लान था कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खुद अपनी मेहनत से कुछ बनाएंगे। ठीक है। तो वो जो समझे, वो लॉन्ग आपके टाइम अब्बू ने जो आपको दिया था अपार्टमेंट, वो आपने क्या किया? किराए पे चढ़ा नहीं, दिया? उसमें हम नहीं रहे, उसी में हम रहे, क्योंकि अच्छा। ज़ाहिर है हम किराए के घरों में रह के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। हाँ। और बच्चों और के साथ हमारे था। हस्बैंड्स को होती है थोड़ी ये प्रॉब्लम कि नहीं, मैं ससुराल के लिए हुए, हाँ। उसमें नहीं जाऊंगा। तो वो रहता था एक चीज़ उनके जहन में ना, कि हमें कुछ करना है। तो वो उनकी जॉब थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा सैलरी भी कम थी, तो मैंने पार्लर सीखा, पार्लर का काम सीखा। आप भी पार्लर का काम? हाँ। यार ये बड़ा मजे का काम है, बच्चे भी पालो, साथ साथ पार्लर का काम भी करते रहो, तो वही हुआ। बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। जी। तो ये ऐसा काम था कि घर में रहते हुए मैं कर सकती थी, क्योंकि अपने पेरेंट्स के घर में कभी कोई ऐसा काम किया नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं था किसी चीज़ का, शौक था बस पार्लर के काम का। तो बच्चे छोटे थे, बेटी पहले, बड़ी बेटी जो थी वो मेरी छोटी थी, तो उसको साथ साथ रखते हुए मैंने काम सीखती गई, घर में चलाती गई अपना छोटा मोटा सेटअप। तो लेकिन में जहाँ पे आप रहती थी? जी हाँ, उसी घर में, उसमें हाँ, उसमें एक लाउंज में मैंने एक छोटा सा सेटअप, एक अपना ड्रेसिंग टेबल के आगे एक चेयर लगा के अपना काम स्टार्ट किया। बट जाहिर है कि वो तो बिल्डिंग में था, तो इतना ज़्यादा तो रनिंग बिल्डिंग वाले ही आते होंगे, बिल्डिंग वाले आते थे, तो थोड़ा सा छोटा छोटा जो काम था वो, उसमें मैं अपनी इन्वेस्टमेंट एक अलग बॉक्स में रखती रहती थी कि अगर 200 का काम किया तो 100 जमा कर लिए। ओके। तो उसमें फिर साथ साथ ये किया कि
माइंड में था कि कुछ करना है, सिर्फ इस हद तक मुझे रहना नहीं है। हाँ। तो मैंने एक छोटा सा काम ये शुरू किया कि होलसेल से जाके कभी रणछोड़ लाइन से, कभी जुबली मार्केट से मैं लॉन के सूट्स ले आया करती थी। ओके। तो उन सूट्स पे उस वक्त मिल जाते थे लॉन का सूट 225 रुपए का, हाँ हाँ हाँ। और मैं 250 रुपए में सेल करती थी उसे। ओके। सिर्फ 25 रुपए के प्रॉफिट पे भी, जो हाँ। आज मैं सोचती हूँ तो एक वो लगता है, लेकिन उस वक्त 25 रुपए भी बहुत मायने रखते बिल्कुल, थे। बिल्कुल। और उसमें मैं अपने ही अपार्टमेंट में घर घर जाकर दिखाती थी। अब 5-6 जोड़े एक साथ ले आई, 10 जोड़े एक साथ ले आई, वो भी क्रेडिट पे, खरीद के नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ऐसी थी नहीं हाँ। सच ऐसे मेरे पास। हाँ। तो मैं फिर उसको मैं घर घर जाके वो सेल कर लिया करती थी। बेडशीट्स ले आती थी मार्केट से, हाँ। उसे मैं स्टिच करती थी, स्टिचिंग आती थी, कपड़े हाँ। सी लेती थी। हाँ। बेडशीट सी के अच्छी सी पैकिंग करके उसे मैं अपने अपार्टमेंट में सेल करती थी। तो लोग जो है वो बाहर से खरीदने से बेहतर समझते थे कि ये मेहनत कर रही है, चलो इससे हाँ, हम कौन परचेज कर जाए, लेते हैं। बाजार हाँ, कौन निकले, तो वही- चलो यही है तो ले लेते ले हैं। लिया करते हाँ। थे लोग, और क्वालिटी भी ख्याल रखती थी। करते करते जो है फिर मैंने बीसियाँ डालना शुरू कर दी, हाँ। कमेटी डालना शुरू कर दी। अब ज़ाहिर हस्बैंड जब ऑफिस से आते थे, उनकी 9 to 5 जॉब थी। अच्छा। तो जब वो आते थे, फिर एक ज़ाहिर मेकअप से रिलेटेड मेरा काम था, पार्लर से रिलेटेड था, तो मैंने कॉस्मेटिक कंपनी को ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा। उनका प्रोडक्ट लेके शाम में जब हस्बैंड आते थे तो हम बाइक पे चले जाते थे हस्बैंड के साथ। हस्बैंड के साथ। हाँ। पार्लर टू पार्लर मैं कॉस्मेटिक का ऑर्डर लिया करती हाँ। थी, एज ए SPO काम कर रही थी। हाँ। तो कभी आधा घंटा भी वो बाहर खड़े होते थे, हाँ। कभी थोड़ा टाइम भी लगता ऐसे ही था। तो बनते हैं घर। तो मतलब वो यही तो थोड़ा- स्ट्रगल है लाइफ की। वो थोड़ा थोड़ा सा जो एक 10% कमीशन भी अगर आ रहा होता था, हाँ। तो उस चीज़ों को जोड़ना और उन पैसों को इस मकसद के लिए जहन में रखना कि हमें घर बनाना है हाँ, अपना, हाँ। इस यहीं नहीं रहना है, क्योंकि बच्चे बड़े होंगे तो ना वो एरिया मुझे इतना सूट कर रहा था कि हाँ। बच्चियां बड़ी होंगी तो एक अच्छे इलाके में जाना है। हाँ। और फिर एक जगह हमने बुकिंग करवा ली थी। तो बुकिंग करवाते वक्त भी 100 दफ़ा ये चीज़ सोचनी पड़ी कि क्योंकि ज़ाहिर है कि हम अपने बलबूते ही कर रहे थे जो था, हाँ। कि ऐसा ना हो कि कहीं पैसा डूब जाए या कहीं वो ना हो। फिर बहुत खैर देखभाल करके एक अच्छे प्रोजेक्ट में इन्होंने बुकिंग करवा ली। और फिर ये होता था कि हस्बैंड की सैलरी से हम घर चला रहे होते थे। हाँ। बहुत सारी अपनी ज़रूरियात को उस वक्त मारा भी। जब घर बनाते हैं तो बिल्कुल ऐसे चलना पड़ता है कि जी। बस पेट भरना है, बस पेट भरना है। बहुत सारी कोई और ख्वाहिशात को मारा। हकीकत luxury- है इसमें कि बहुत सारी चीज़ों को हमने उस वक्त अपना पीछे किया। बिल्कुल, कि नहीं, इस बिल्कुल। वक्त जो हमने देखना है, फोकस ये करना है कि एक अपना घर हाँ। ऐसा हो जाए जो मेरे हस्बैंड को ये हो कि हमने खुद किया। हाँ। तो क्योंकि ज़ाहिर है मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला था, मेरे दिल में तो थोड़ा बहुत था, लेकिन ये कि हमारे माइंड में था कि अब इस एरिया से भी हमने शिफ्ट करना है, सारी ज़िंदगी यहाँ नहीं बैठना एरियाज है भी हमें। तो आपको Count जैसे करते हैं। जैसे आप अपग्रेड होते हैं, जैसे जैसे आप तरक्की करते हैं, तो आपको एरियाज भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हैं। वो पता नहीं क्या हमारे यहाँ माइंडसेट है। अब हम रिश्ते वाले प्रोग्राम किए थे तो उसमें ये था कि लोग जब बेटियों के रिश्ते या लड़कों का भी रिश्ता देख रहे होते हैं तो एरिया बड़ा पूछते हैं कि कौन से एरिया से ताल्लुक है। आई डोंट नो, ये एरिया आहिस्ता आहिस्ता आपको अपग्रेड करते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। सो बिल्कुल, वो ये हकीकत है। तो आपकी तरक्की की में एक हिस्सा होता है इन सब का, इन चीज़ों का। बिल्कुल जी। अच्छा, मैं कुछ सवालात आपसे करना चाहूँगी मंसूर साहब। मैं पूछना ही चाहूँगी, फॉर एग्जांपल आप जैसे किसी इलाके में रहते हैं और आप मार्केटिंग एजेंट से जाके प्लॉट या घर नहीं खरीद रहे, बल्कि आपका स्टेट एजेंट ही होता है ना उसी इलाके को, कहते हैं आइए बाजी मैं आपको दिखाता हूँ एक प्लॉट बिक रहा है, अरे बाजी वो फ्लैट बिक रहा है देखें। या आपके हस्बैंड, ज़्यादातर स्टेट एजेंट्स हस्बैंड से ही बात करते हैं कि भाई आइए भाई मैं आपको दिखाता हूँ ये बड़ा सस्ता फ्लैट बिक रहा है। वो क्या हमें स्टेट एजेंट्स जो हैं उनके ऊपर भरोसा करके प्लॉट में या किसी फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या कहते हैं आप, क्या मशवरा है आपका? देखें, ये पहले इसी तरीके से काम होता था। हाँ। अब दौर बदल गया है। हाँ। अब आपके हाथ में मोबाइल है, आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, ठीक है। दो चार बड़ी मार्केटिंग कंपनीज हैं। हाँ। वहाँ पर पिक्चर्स भी मिलेंगी, हाँ। उसके रिव्यूज़ भी मिलेंगे। हाँ। आपको रेट कंपैरिजन मिलेगा। आपको जिस अमाउंट में चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आप उसको फुलफिल करें। हाँ। और वो आपको इतना अच्छा गाइड करेंगे, आपका माइंड वो मोबाइल पे ही बना देंगे, उसमें पिक्चर्स भी होंगी। हाँ। और उन्होंने पूरा स्क्रूटनी किया होता है उस अपार्टमेंट को, उसके डॉक्यूमेंट्स को, ओके। उसके ऑनर को, उससे लास्ट प्राइस भी ली हुई होती है। तो और आपको पैसे भी कुछ अच्छा, अब देने अगर पड़ते हैं। फर्ज करें मैं गई किसी एजेंट के, स्टेट एजेंट ने कहा बड़ा बाजी जल्दी वो ले लें, बड़ा अच्छा सस्ता बिक रहा है,
मैं कहूँगी मैंने पेपर चेक कराने। अब अगर मैंने पेपर चेक कराने तो मैं वो फाइल कैसे चेक कराऊंगी, उससे क्या मांगूंगी, क्या चीज़? अगर प्लीज़ आपको भी पता है इन बातों का तो आप भी मुझे मशवरा दीजिए। देखिए इदारे हैं, आप मुझे पेपर चेक कराने। देखिए इदारे हैं इस शहर में, हाँ। ऐसा नहीं है। आप अगर SBCA चले जाएं, KDA चले जाएं, DHA चले जाएं, कैंट चले जाएं, आपको तसल्ली जिस बख्श भी जवाब इलाके मिलेगा। का वो घर होगा, जी जी जी, जहाँ मैंने पर भी पेपर चेक- जहाँ की भी वो लैंड होगी, हाँ। आप जाके पता कर सकते हैं कि आया मैं ये लेना चाहती हूँ और इसका क्या। एक तस्वीर आती है पेपर चेक की कि जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है पेपर की तस्वीर भेजें, तो अक्सर लोग तस्वीर मगर फिर भेजते हैं। रिपीट करूँ, हाँ। इसी में ही फ्रॉड होता है। देखिए मेरी बात समझें, हाँ कुछ सब काफ़ी लोग मुलविस होते हैं। अच्छा जब आप मार्केटिंग कंपनी पे जाएंगे तो उनका लीगल डिपार्टमेंट होता है पूरा। ओके, ओके। उनकी चेकिंग और एक आम आदमी की चेकिंग में बहुत फर्क होता हाँ। है। एक प्रोफेशनल आदमी होगा, वो उस दूसरी तरह से देखेगा। एक आम आदमी को क्या पता? और एक फैसिलिटी है, वो ब्रोकर भी आपसे ब्रोकरी लेगा। अच्छा, आप लोग बात डरते समझें। हैं, लोग डरते हैं, कहते हैं कमीशन का देना पड़ेगा मार्केटिंग कंपनी को। आप देखें, वो नहीं, इस तरह नहीं है। अच्छा आप फ्री में वेबसाइट पे जाएं, आप चीजें चेक करें, डायरेक्ट ओनर का नंबर होता है, आप डायरेक्ट बात करें। उन्होंने तो पोर्टल बनाया हुआ है। ओके, ब्रोकर हमें को आपको मार्केटिंग पैसे- कंपनी को कोई कमीशन देना नो नहीं पड़ेगा। कमीशन, ओह देखें, नो ये देख कमीशन। लें। हाँ आपको ब्रोकर को देना पड़ेगा। अच्छा। और उसमें फ्रॉड भी हो सकता है। अच्छा। अच्छी मार्केटिंग कंपनीज ने पोर्टल बनाया हुआ है, ओके आप उस पे जाएं, हजारों फ्लैट्स आ जाएंगे। किस इलाके में चाहिए, हाँ। कितने रूम्स का चाहिए, क्या अमाउंट का चाहिए, हाँ सब मिल जाएगा। जी मैं जी, चाहूँगा please। कि जो जनरल ब्रोकर्स होते हैं, हाँ। जो जनरल कैटेगरीज में सेल और परचेज हो रही होती है, उसमें ब्रोकर्स को भी उनके फॉल्ट्स का नहीं पता होता कि इस प्रॉपर्टी ने कोई वायलेशन की हुई है बायलॉज के हिसाब से। जिस तरह Okay। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल था, SBC है, DHA है, हाँ। मैं दो का नाम लेता हूँ, तो इनमें इनकी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं। तो कोई भी जो प्रॉपर्टी बनती है वो उनके बायलॉज के हिसाब से बनती है। Okay। जनरली क्या होता है कि लोग एक प्रॉपर्टी दूसरे में शिफ्ट हुई तो वो उसमें कुछ लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं जो कि बाय लॉज के प्रीव्यू से आउट हो जाती हैं। अच्छा वो एक ऑब्जेक्शन लीगली चल रही होती है कंसर्न अथॉरिटी में, लेकिन एज ए बायर फॉर एग्जाम्पल मैंने घर खरीदना है तो मुझे नहीं पता चला कि इसके अंदर वायलेशन हुई है। जब मैं उसमें शिफ्ट हो जाता हूँ, बाय कर लेता हूँ और मैं किसी अगली ट्रांजैक्शन के लिए जब उस अथॉरिटी के पास जाता हूँ तो मुझे तब पता चलता है। और एक यानी कि सरप्राइज, जब मैं बेचने के लिए, हम जरा आम अल्फाज यूज जी, जी, करते जी, हैं जी। ताकि मेरी पब्लिक को जी, समझ आए। आपने कहा कि हमने घर खरीदा, जी। ठीक है, हम उसमें शिफ्ट हो गए, हम रह रहे हैं, अब हमें पड़ गई जरूरत, हम खरीद लेंगे, हमसे कौन खरीदेगा? हाँ अब हम बेचने जा रहे हैं। वो अब नहीं जब बिक हम बेचने जा रहे हैं तो हमें वहां जाके पता चलता है ओ ये तो इतने आराम से बिक नहीं आराम से बिक सकता, सकता। इसका तो नक्शा पास नहीं हुआ हुआ, इसमें तो ये वायलेशन, मतलब एडिशन फ्लोर ऐड हो हाँ, गए हैं और addition- आपने सीवेज जो साइड गैलरी छोड़नी होती है, मतलब हाँ। एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, वो वायलेट की होते हैं, तो जो कि बड़े सीरियस वायलेशन होती हैं बाय लॉज के हिसाब से। और फिर हमें बेचने में प्रॉब्लम होती बेचे वो नहीं बिकेगा जब तक आप वो उसकी बहुत हैवी पेनल्टी जब तक नहीं पेरेंगे, वो रेगुलाइज नहीं होगा और आपका अगली ट्रांजैक्शन नहीं हो है। सकेगी। ओके, सो ये सब चीजें हम कैसे पता करवाएं अच्छा, घर ये खरीदने? जनरल पब्लिक को इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो ये मार्केटिंग जैसे ये कह रहे जी हैं सर। उधर ही जाके हमें पता जी, चले। उधर चल सकता है, या जो कंसर्न अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल आप में कोई प्लॉट प्रॉपर्टी नंबर अल्फा है, हाँ। अब वो अल्फा प्रॉपर्टी लेके जाएं, अथॉरिटी में जाएं, उन्हें कहें कि इसकी मैंने वायलेशन देखनी है, मैं बाय करना चाह रहा हूँ, तो वो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, वो आपको गाइड करेंगी। पोर्टल में जाने के बाद भी आपको आंखें खोल के रखनी है। आपको हाँ। इदारों में जाना है, हाँ। आपको उस बिल्डिंग में जाना है, अड़ोस पड़ोस से पता करना है, हर तरीके से मुतमईन होकर आपको लेना है। नहीं, अच्छा एक अगला सवाल, अब ये इम्पोर्टेंट, हमारे ज़ाहिर है जितने बजट्स होते हैं उतने घर होते हैं, अमूमन आप देखें अपार्टमेंट्स छोटे छोटे होते हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज रह रही होती हैं, इतना सामान होता है घर में, इतना सामान होता है, घर इतना छोटा कि वो मुंह को आ रहा होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, ये दो इतना चट्टियाँ भी होती हैं हमारे यहाँ, जी 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 बिल्कुल होती है। अच्छा, हाँ। ये बेसिकली हमारी जो सोशल हैबिट कह लें, हमारे जो पाकिस्तान की बात करूँगा, सोशल हैबिट्स के अंदर हम ये होता है कि हम विंडो शॉपिंग पे गए हैं या वैसी मार्केट गए हैं तो हमें अपने टेस्ट की कोई चीज़ निकलती है, हम उठा लाते हैं बगैर सोचे हुए कि इसकी घर में जगह है भी या नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, नंबर वन ये होता है। अच्छा, जब उसको हम ले आते हैं और घर में लाके फिर हम उसको फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अच्छा ये सबसे बड़ी हम गलती कर रहे होते हैं। हाँ अगर आपको आपके सेल्फ आंसरिंग में आपने उसको परचेज कर ही लिया है तो आप उसको ले आएँ घर में। अव्वल तो कोशिश करेंगे जब तक जगह नहीं है तो ना लेके आएँ। अगर आप ले आए हैं तो उसको 1-2 दिन होल्ड करें और उससे कम एस्थेटिक वाली चीज़ को आप पहले डिस्कार्ड करें या रिमूव करें, उसकी जगह रिप्लेस करें। गोरा क्या करता है, जो जी। हमने देखा, गोरा क्या करता है, फ्ली मार्केट, फ्लो मार्केट जो भी कहते हैं उसको, वो होता है, उसने भाई जी घर चेंज किया या उसने सोफा चेंज किया, कुछ नहीं बिक रहा, उस सोफे को वो घर में नहीं पड़े नहीं रहने देता, पड़ा। वो सड़क पे सड़क घर पे के निकाल बाहर दो। रख देता जी, है, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी और को जिसको जरूरत है उसको दे दें। वो उठा के ले अच्छा, जाता है। हमारे कॉन्सेप्ट में हम क्योंकि मुसलमान कंट्री से ताल्लुक़ है, हम किसी गरीब को दे दें
आधा हाँ। के उसकी भी हेल्प ज़रूरत पूरी हो जाएगी और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। हाँ। तो ये चीज़ें आई थिंक अच्छा, अब हमारे यहाँ में मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, थ्रिफ्ट शॉपिंग शुरू हो गई है। वो क्या करते हैं, आप तस्वीर खींचे कि भाई ये सोफा है हमारा, ये फारिग हो रहा जी, है फारिग हो हमारे घर से। जी। उन्होंने तस्वीर अपने पोर्टल पे लगाई, वहां से उनको बायर मिला, वो खुद आए, उन्होंने सोफा उठाया, आपको ऑनलाइन पैसे भेजे। ऐसे भी ऑनलाइन पोर्टल आ गए हैं जहाँ पे आप अपने पुरानी चीज़ों को, पर्दे हैं, अलग अलग चीज़ें जो आपने डिस्कार्ड करनी है, वो नॉमिनल पैसों में आप बेच सकते ये हैं। सब बहुत काम हो रहा है जी। हाँ, जी बिल्कुल। सो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो उससे आप अपने घर को, जितना छोटा घर है उतनी ज़्यादा चीज़ें भरी होती हैं उस घर में। अच्छा, और वो मुंह को आती है। अच्छा सॉरी बात कर रहा हूँ, जी। इसको हम कहते हैं कि डेकोरेशन लैंग्वेज में कहते हैं कि एसेसराइजेशन डीक्लटरिंग। अच्छा, आपको असल में आपको फील नहीं हो रहा था कि आपने अपना घर को क्लटर कर लिया? हाँ। अच्छा, कभी आप मतलब में हर बंदे के होता है कि आपने कभी अपनी वार्डरोब को जब सेलेक्ट करते हैं, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, हाँ। कभी आप गैर ज़रूरी अपनी क्लोथिंग जब वार्डरोब से निकालते हैं तो आपने यकीनन एक पीस ऑफ माइंड में आप फील करते होंगे कि आपकी जब सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे आ गई हैं कि मेरे ये शर्ट्स हैं, ये ट्राउज़र्स हैं, तो आप एक कितना पीस ऑफ माइंड फील करते हैं। तो आप जब ये तकरीबन हर, आई थिंक ज़िंदगी में हर बंदा एक दफ़ा तजर्बा तो ज़रूर करता है। जिस तरह कपड़े डिस्कार्ड करते हैं उस तरह आपको अपनी चीज़ें भी चीज़ें भी डिस्कार्ड करनी करनी चाहिए, चाहिए, जी, बिल्कुल। किसी की हेल्प हो जाएगी। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो मैं आपसे जी। सवाल करूँगी कि हमारे यहाँ एक रिवाज है, अपनी बेटी जब दूसरे घर जाती है तो वो जी अच्छा उसको बेडरूम सेट नया चाहिए, उसको अलमारी भी चाहिए, उसको सोफे भी चाहिए, और चाहे वो जिस घर में भी जा रही है और कितना भी छोटा कमरा है वो सब उसने लेके जाना है। फिर क्या है, चलने की जगह नहीं है, बिस्तर से उठे दरवाजे से बाहर निकल गए, चलने की जगह नहीं है, बहुत मुश्किल हालत हो जाती है। उस वक्त क्या मशवरा आप देंगे उन घर वालों को, उन लड़की वालों को, क्या करना चाहिए? एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं और आपको सुनवाऊं बहुत सारे लोगों की मोटिवेशन या स्ट्रगल अपने घर को बनाने के लिए, अपने ख्वाब को सच करने के लिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो PSL के जो मैचेस इस वक्त चल रहे हैं और कराची किंग्स के हवाले से जो सवालात मैं आपसे रोज़ कर रही हूँ, और जो कल के सवाल के विनर हैं वो हैं M एहतशाम फ्रॉम मुल्तान। आपको मुबारक हो और आपके साइज़ की शर्ट हम आपको भिजवा देंगे। साथ साथ आज का सवाल है, कराची किंग्स का अगला होने वाला मैच किस टीम के अगेंस्ट होने वाला है? आपको जवाब देना है और जीतनी है अपनी मनपसंद कराची किंग्स की शर्ट। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि कराची किंग्स के स्पॉन्सर कौन है इस दफ़ा। 1X बैट टाइटेनियम स्पॉन्सर है, बैंक इस्लामी प्लैटिनम बैंकिंग पार्टनर है, पेप्सी ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर है, GFS हाउसिंग पार्टनर है, GFS नॉर्थ टाउन रियल स्टेट पार्टनर है, ARY लगूना DHA सिटी कराची एंड ARY लगूना DHA गुजरावाला लाइफस्टाइल एंड कम्युनिटी पार्टनर है, मुगल स्ट्रीट स्टील स्ट्रेंथ पार्टनर है, इम्तियाज सुपरमार्केट पार्टनर है। ओके जी, तो मेरे पास इस वक्त यहाँ जो एक कपल मौजूद है जिन्होंने अपने ख्वाबों को सच किया बड़ी मेहनत मशक्क़त से। उनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस एहसान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी? जी, क्या है आपकी कहानी? मैडम बात ये है कि मैं तो जब से हमने होश संभाला हमेशा ज़िंदगी भर किराए पे रहे ना, अच्छा, तो मतलब बचपन से लेकर के ये ख्वाहिश थी कि हम अपने घर पे शिफ्ट हों, कभी ना कभी तो वक्त आएगा। जी। और जो अपनी ज़िंदगी का एक मकसद था वो खाली यही रह गया था कि किसी ना किसी तरह अपना घर करना घर है। बनाना। कितने घर शिफ्ट किए होंगे आपने किराए पे, गिनती है? मेरे ख्याल में डजन से ऊपर घर शिफ्ट 12 डजन से ऊपर होंगे ना। तो मुश्किल है ना, कितना शिफ्टिंग, सामान पैक करो, फिर निकलो, फिर किराएदार मालिक मकान खाली करा दे, इलाका छोड़ो, पड़ोसी छोड़ो, जगह छोड़ो, अपना कमरा छोड़ो, कितनी एक मुश्किल बहुत लाइफ तकलीफ होती दे है। मरहला है ना। हाँ। क्योंकि फर्नीचर खराब होता है, सारे हाँ। जो दोस्त अहबाब बनते थे उस वक्त वो सब खत्म, पड़ोसी जी। खत्म, जी। फिर नई जगह सेटल हो रहा है, फिर एक नई लाइफ शुरू करनी है। जी। तो उस हवाले से मैंने हमेशा से ये टारगेट रखा था कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। शुरू में मेरी बुक शॉप थी, वहाँ से हमने अपना काम शुरू किया था, फिर मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, 18-20 घंटे हमने काम किया। अच्छा। साइड बिजनेस उसमें हमने स्टार्ट किए, बाज़ारों के अंदर जाके स्टॉल्स तक लगाए, आवाज़ें तक लगा के चीज़ें बेची, क्योंकि एक हुनर हमें आता था सेल्स का एक हुनर बहुत कीमती हुनर होता है, जितना हमारे उस्तादों ने सिखाया हमारे को। जी।
जानवर तक बेचे, जब कुर्बानी का सीजन आता था तो जानवर खड़ों के मंडी में जानवर तक बेचे होते थे ताकि खुद भी सेटल कर जी। सकें और अपनी आने वाली नस्ल जो हमारे बच्चे हैं बेगम को आसानी हो सके ना। जी फिर अल्लाह ने उसमें कामयाब किया जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता हुआ मगर कामयाबी हुई। बिल्कुल। और कामयाबी के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार जो मैं समझता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, मगर उन्होंने जब मुझे मोटिवेट किया कि ऐसा अपना घर हमें करना है ना, तुमने अपना घर जो है और तुम अल्लाह ताला से नियत तो करो। बेगमात होती है वो मोटिवेट करती हैं, आदमियों को धक्का देने की जरूरत होती है घर खरीदने। कभी बीवियां हैं वो कहती हैं बस नहीं मुझे सोना नहीं चाहिए, ये जेवर ले लो, मुझे फलाना नहीं चाहिए, मुझे कोई बाहर खाना खाने नहीं जाना। औरतें कुर्बानी देती हैं तो घर बना पाता है मर्द, है ना। जैसे खवातीन कभी अपना साइड बिजनेस शुरू कर देती हैं, ऐसे नहीं हो सकता, एक बंदा घर नहीं बना सकता। उसके लिए हमें उनको बकअप करना पड़ेगा, हमें अपनी ख्वाहिशात को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चे बंद करने पड़ेंगे, तब जाके बनता है घर कुर्बानियों के बाद। हमने भी जब मैंने अपना घर बनाया था यासिर ने, तो मुझे अच्छे से याद है हमारे पास कुछ पैसे नहीं बचे थे। घर बनाने, घर शिफ्ट होने के बाद पर्दे भी नहीं लगे हुए थे उस घर में। हमने पहला जो ग्रॉसरी का जो खर्चा था वो मैंने अपनी अम्मी से उधार लिया था कि अम्मी वो तनख्वाह आएगी ना यासिर की या चेक आएगा ना कहीं उसके ऑफिस से तो हम आपको वापस करेंगे। तो जो ग्रॉसरी मैंने पहली दफ़ा करी थी उस घर में वो उधार लेके की थी अपनी अम्मी से। तो ऐसे बनते हैं घर, बहुत बिल्कुल ही झाड़ झूड़ के अपने आप को। मैडम इसमें लेडीज का किरदार बहुत अहम है ना। मेरी वाइफ ने भी मेरा भरपूर साथ दिया इस मकसद के लिए ना। जब मैं मसरूफ होता था अपने काम में तो जो मेरी बेटी है उसकी परवरिश जिम्मेदारी बेगम की थी। उसकी स्कूलिंग जो है, उसकी लुक आफ्टर, उसकी ट्यूशन जो है खुद सेकंड पेरेंट्स की चीज़ों करती थी और अल्लाह ने बहुत कामयाब किया। अल्लाह करोड़ों करम है कि माशाल्लाह कितने बेटी साल की मेहनत के बाद अब घर बनाया आप? जो मैं समझता हूँ मेरी लक भी थी ना कि आज से 10-12 साल पहले प्रॉपर्टी के काम में बड़ा अच्छा बूम आया था ना जी। मैंने उसके बाद उसमें हाथ भी डाला जी। और अल्लाह ने मुझे क्या कामयाबी आपने दी। प्लॉट खरीदा, फ्लैट खरीदा? रियल एस्टेट्स के हवाले से मैंने जब काम बहुत मामूली अंदाज में शुरू किया। मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट एक्सपीरियंस, ये लक भी मैं कह सकता हूँ मेरी लक थी ना कि हमने एक सौदा किया 1.5 करोड़ रुपए का। एक प्लॉट था, मकान था, स्ट्रक्चर बना हुआ था वो फेडरल एरिया के अंदर, और 10 लाख रुपए बयाना दिए। ठीक है जी, 10 लाख बयाना दिया, 3 महीने का टाइम होता है पेमेंट का जी। और विद इन 15 डेज मेरे पास 180 की पार्टी आ गई, 1,80,000। ये मैं कहता हूँ शायद मेरा नसीब था, मेरे बच्चों का नसीब था जी। तो वो चीज़ें आज नहीं है, आज की डेट में वो चीज़ें डाउन की तरफ जा रही है, मगर वो एक बूम आया था प्रॉपर्टी का ना। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा लोग करते हैं कि आपने बयाना दिया होता है और आपको ही आ जाती कि अच्छा जी। और हाँ लक, मैं कह रहा हूँ लक भी साथ में थी। यानी 30 लाख का मुनाफा हो गया आपको। 30 लाख का मुनाफा हो गया। ये किया आपने फिर? जी किया ऐसा। फिर मेरे साथ फिर 2 से उसमें आप रहे नहीं, फिर आपने आगे वो बेच दिया। मैंने जब वो परचेज किया था तो मुझे वही मेरा दोस्त जिसने मुझे सिखाया था कि अपना घर करना है, क्या तरीक़ेकार है, क्या मोटिवेशन है और कैसे सर्च करना है मार्केट को। देखो कि मार्केट से कम में कुछ चीज़ ऐसी आ रही है, तुम्हारे पास 10 लाख है, 10 लाख में खेल के देखो उसमें कोई लॉस कोई नहीं है, पार्टी मिल जाएगी। जो 1.5 की तुमने चीज़ ली है वो 3 महीने में 1.5 की दोबारा बेच सकते हो तुम। ये सब तरीके थे ना, ये सब सीखे आपने? सब सीखा खुद अपनी मदद आपके तहत। फैक्ट है। मगर सीखने के बाद जब मैं अपना घर बनाने में कामयाब हो गया तो वो मेरी कामयाबी थी जिंदगी की। मेरे लिए बहुत बड़ा मकसद था ना वो कि मैं एक रात अपने घर पे गुजारूं ना। कैसी फीलिंग्स आती हैं अपने घर में, क्योंकि दोस्त अहबाब रिश्तेदार एक कम ऐसा से कम से का शिकार होता है इंसान के हमेशा के, यार अपना घर नहीं है हमारा। तो फिर जब आपने पहली मतलब रात उधर गुजारी अपने घर में, कैसी फीलिंग? मैं आपको बयान नहीं कर सकता ना। मुझे वो गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि जब मेरे घर पे फर्स्ट टाइम कुरान खानी थी। कुरान खानी से आगाज होता है ना, तो हमने पूरे ख़ानदान को, अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं, मैं 200 करीब रिश्तेदारों को इनवाइट किया। तो वो लम्हात शायद मैं भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। शायद आप सोच सकती हैं कि क्योंकि हमारे साथ मसला ये ज़िंदगी भर हम किराए पे थे ना, अपने घर पे आना एक बहुत बड़ा टारगेट था। फिर जब मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, फिर मैंने बाकी सब बिजनेस को वाइंड अप किया, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद था वो पा चुका था, मुझे ऐसा महसूस होता था टिल नाउ। फिर मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, मैंने स्टडी करी, पूरे शहर कराची की स्टडी करी, ये कौन सी सोसाइटीज़, कौन से प्लॉट्स चीपेस्ट है ना। फिर उसके बाद मैंने लो कॉस्ट हाउसिंग पे काम शुरू किया। अच्छा, स्टडी करी उसकी कि लो कॉस्ट हाउसिंग कैसे कर सकता हूँ, क्या उसकी प्लानिंग। मतलब आपने अपने आप को अपग्रेड किया,
करते करते अलग बिजनेस शिफ्ट किया। तो ये इंसान जो है अपने आप को उसको रिस्क लेने पड़ते हैं, उसको एक वो कहते हैं ना जवानी होती है, इसी में मेहनत कर सकते हैं, फिर एक सर्टेन एज के बाद फिर हिम्मत नहीं रहती। अच्छा, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाली हूँ आपसे, जो मैंने लिंक दिया था ब्रेक पे जाने से पहले, कि हमारे यहाँ रिवाज है जो कि बहुत गलत रिवाज है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस घर जा रहे हैं वो बेड पे नहीं सोता था लड़का जिससे शादी हो रही है आपकी बेटी की, लेकिन फिर भी वो कार्विंग वाले बड़े बड़े वो शादी वाले जहेज वाले फर्नीचर, अलमारी, इतने बड़े बड़े 3 डोर अलमारी, ये नहीं सोचते कि किस कमरे में किस घर में जा रहे हैं, और वो गोल्डन सिल्वर शादी वाले जो फर्नीचर होते हैं वो लेके चले जाते हैं। तो अब आप मुझे बताएं क्या करना चाहिए उसमें? अच्छा, ये जो हैपनिंग होती ना कि जो बड़ा फर्नीचर होता है, ये बेसिकली लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो इन चीज़ों के बारे में, एस्थेटिक के बारे में, उसके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होती है जी। अच्छा, अभी जनरल कैटेगरी में जो हमारा जनरल पब्लिक का स्टाइल है, उसमें ये आपकी बात 100% ठीक है कि ऐसे ही होता है। अच्छा, वो इसमें आई थिंक आई विल रिकमेंड कि अगर आपकी बेटी रुखसत होकर दूसरे घर में जा रही है तो इतना तो कम्युनिकेशन हो जाता है कि आप जिस जगह में आपने सेटिंग करनी है वहाँ की स्पेस आप देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उस स्पेस के हिसाब से आप अपना फर्नीचर का ऑर्डर दें। अच्छा, दूसरा हमारा एक जो जनरल पब्लिक का जो लिविंग स्टाइल है, वो हम बड़े हैवी फर्नीचर, उसमें ग्रूव्स बने हुए हैं, घर छोटा है लेकिन हैवी फर्नीचर है। आपको मिलेंगे हैवी फर्नीचर उधर जिनका घर छोटा है। घर छोटा है। अच्छा, वो उस लाइफस्टाइल में आई थिंक वो शायद इन होती है या उनका स्टाइल में उनको लगता है कि ये महंगा लग रहा है। अच्छा, मैं जिस तरह एग्जांपल के तौर पे हम चिनोटी फर्नीचर है, अच्छा वो चिनोटी फर्नीचर इज आल्दो कि जिसको वो स्टाइल पसंद है वो कभी मॉडर्न पे नहीं लेगा, लेकिन चिनोटी फर्नीचर के लिए आपको स्पेस भी तो चाहिए। अगर छोटी स्पेस है तो वहाँ पे आपने चिनोटी फर्नीचर रख दिया तो आप कभी वो अपना ड्रीम रूम नहीं देख सकेंगे आप। ओके। तो ये छोटी अच्छा अब अगर छोटा फ्लैट है, ठीक है, और लड़की जा रही है शादियों के, और जबरदस्ती अम्मी ने देना ही है भाई, पिछली 3 बेटियों को दिए तो चौथी को भी दूंगी, देना है भाई, तो उनको आप क्या मशवरा देते हैं? क्या वो चिन्योटी फर्नीचर ही लेकर जाएं? अच्छा, ये अगर ये हैपनिंग हो चुकी है फिर तो आपने इसके रेमेडियल मेजर्स पे जाना है। लेकिन अगर आपने ये अभी डिसाइड करना है तो फिर आप बहुत, अगर स्पेस छोटी है तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जितना सिंपल रॉट आयरन का फर्नीचर ले लें, आयरन फर्नीचर वो सस्ता पड़ता है। जी, वो सस्ता भी पड़ता है, लेकिन कराची में आई विल नॉट रिकमेंड कि वो रस्टी हो जाएगा, वो आपका वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, उसकी फिनिशिंग भी ख़राब हो जाएंगी। तो आई विल रिकमेंड कि आप जो लो, अगर स्पेस कम है तो लो हाइट फर्निशिंग पे चले जाएं। अच्छा, सबसे बड़ा जो एज ए डेकोरेटर जो एस्थेटिक का पार्ट है ना, कि आपके क्लाइंट आया है, उसने अपना रूम विजिट कराया, तो वहाँ जगह एक सरप्राइज एलिमेंट हो, हैवी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो सबसे जो वहाँ पे जो और चीज़ लगती है वो आपकी जो 3 डोर कबर्ड है ना, वो अगर आप उसको किस तरह अपने घर के उस स्पॉट में लगा दें, बेडरूम से बाहर लगा दें जो डेड स्पॉट है, तो आप एटलीस्ट थोड़ा सा एक प्लेजेंट फीलिंग में। आपका कहने का मकसद है कि वो जो अलमारी है, बजाय अलमारी खरीदने की, कोई स्पॉट घर का होता है जिसमें सारी चीजें डंप होती हैं, वहाँ कोई ऐसी अलमारी बनवा दें, और वो सस्ती भी बनवा सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि वो आप जो बेड है उसी के साथ ही खरीदें। वो नजर नहीं आ रही वार्डरोब, तो वो आप सस्ती वाली भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। बहुत सारे घरों में वो स्टील की, क्या कहते हैं, लोहे की, और ये रॉट आयरन की आती है। नहीं, और भी सस्ती होती है, लालू खेत से मिलती है, वो क्या कहते हैं, जस्ट की, हाँ, उसमें लाके आप अपने वार्डरोब रख सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि अलमारी भी उसी कमरे में हो। अच्छा, ये बेसिकली और वुड वाले होते हैं, और मतलब वो जो जिस तरह के मैं आप दिखाती हूँ, कहाँ गए, हाँ ये देखे जरा, कैमरामैन दिखाएंगे जरा, ये हमारा एक वो चेस्टर रखा हुआ है, देख रहे हैं ये जी, चेस्टर कहेंगे, क्या कहेंगे, ये जहाँ पे जिसपे गमले रखे हुए हैं, इसको कंसोल को जरा, कंसोल को फोकस करो, दिखाओ ना, हाँ ये कंसोल है। अब अगर आपका कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ये एक दराज वाला कंसोल रख लें और ऊपर शीशा फिक्स कर लें। ये जरूरत नहीं है सारी दराजों वाली। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये है कि अगर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और आपने इसको कैसे करना है, बेहतर करना है, तो अच्छा उसमें एक नॉर्मली कल्चर, स्पेशली कराची में मैंने देखा है कि आप फ्लैट्स में रह रहे हैं और बहुत नैरो विंडोज़ हैं, बहुत छोटी विंडोज़ हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि आप फर्नीचर की वजह से हैवी या क्राउडेड फीलिंग में चले गए हैं और ऊपर से आपकी विंडो और नेचुरल लाइट का आपने असेस नहीं रखी हुई। पता क्या करते हैं लोग, मैंने ये देखा है बाकायदा, वो जो विंडोज होती है ना, उसके आगे अलमारी आ जाती है और उसको कभी खोलते भी नहीं है, बंद कर देते हैं, छोड़ो, और पीछे हार्डबोर्ड लगा देते हैं। नंबर एक तो ये करते हैं लोग। और फिर क्या करते हैं, जो बैल्कनी है, जो छोटी छोटी बैल्कनी अपार्टमेंट्स में दी होती है क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से कि हवा है, अच्छा उस रूम में खिड़की नहीं है तो एक दरवाजा बना दिया है, बैल्कनी बना दी है, वो बैल्कनी को कमरे में ही ले लेते हैं। अच्छा, उसको कवर करके कार्डबोर्ड, हार्डबोर्ड वगैरह से
गई क्रॉस वेंटिलेशन। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, क्रॉस वेंटिलेशन हो जाती है, फिर उसका एस्थेटिक आपने बिल्कुल डैमेज कर दिया। हाँ। अच्छा, उसका रेमेडल ये है कि आप अपनी विंडो को स्ट्रक्चरल इंजीनियर की एडवाइस के ऊपर जितना मैक्सिमम ओपन कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और ओपनएबल रख सकते हैं, उसको रखें। और बजाय हम अपार्टमेंट में रहते थे अपार्टमेंट में ना, रहे, जी, बिल्कुल। तो हमने ये किया, तो हमने खिड़की जो है जी। उसको छोटी छोटी खिड़की को तोड़ के एक बड़ा- बड़ी एल शेप जी, की बड़ा खिड़की कर बना दिया। ली, जी। लाइट आ रही है घर जी। में। एक अपार्टमेंट तो था लेकिन वो बहुत जी। अच्छा। खुशादा लगता जी। था। अच्छा, नहीं था, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि आपने, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो रही है, आपकी फैमिली ग्रो कर रही है, आपको रिक्वायरमेंट हो रही है, आपने स्पेस को बड़ा करना है, तो आई विल रिकमेंड कि आप विंडो को मैक्सिमम इनलार्ज कर लें और उसके बाद जो बालकनी है उसको अपना रूम का आउटडोर स्पेस बना लें। मतलब पौधे वौधे रख पौधे रख दें लें, कि हाँ। खिड़की से जी, पौधे बिल्कुल, नजर आ रहे हैं बिल्कुल, पीछे, एक व्यू अच्छा व्यू हो जाए। एस्थेटिकली बन जी, जी। गया। बजाय उसको आप कमरे के अंदर ले आएं और एक डेड स्पॉट बना लें, तो ये एक एस्थेटिकली आपको बड़ी प्लेजेंट फीलिंग में आप रहते हैं। हाँ, और हाँ। आपकी डीक्लटर्ड क्राउडेड जो आपकी स्पेस है वो आपको मेंटल स्ट्रेस देती है और आप किसी चीज़ में फोकस नहीं कर, ये विजिबल चीज़ें नहीं होती, हाँ। ये हिडन चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं जो आपकी स्पेस। अच्छा, आप मुझे बताएं, सस्ती डेकोरेशन, एक छोटा अपार्टमेंट जी, है, सस्ती डेकोरेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती अच्छा, सस्ती में सबसे पहले तो आप नेचर को एक्सप्लोर करें। हैं? यानी पौधे पौधे, यस, पौधे घर में लें। रखें। आप अपने सस्ते भी हैं और सस्ते प्यारे भी हैं। लगते हैं। अच्छा, उसके बाद आप जो स्क्रैप चीज़ें होती हैं और जैसे? स्क्रैप में बहुत सारी यूज चीज़ें आ जाती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप जैसे पेंटिंग्स लगानी है, पेंटिंग अब महंगी पेंटिंग्स तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर अच्छा, सकता, तो कहाँ जाएं? अच्छा, पेंटिंग में तो आजकल बड़े अच्छे सोल्यूशन हैं कि आप जो आपको पसंद है, पिक्चर पसंद है या जो स्नैप को पसंद कर लिया, उसका अच्छा प्रिंट लें, फ्रेमिंग करा के लगा लें, बड़ा idea. इकोनॉमिकल भी पड़ेगा। Very good बजाय कि idea. अच्छा, एक और बड़ी जो हम मिस्टेक्स हम कर रहे होते हैं कि हम अपनी स्पेस के लिए, आप हैवी बेडिंग सारी चीज़ें लगी हुई हैं, चलो इसको मैंने डेकोरेट करना है, वॉल हैंगिंग के लिए हम मार्केट चले जाते हैं। हाँ। आपकी जो कलर स्कीम और जो थीम है, आप उसे एक रैंडमली एक और चीज़ रैंडमली आप पिकिंग करके लाके लगा देते हैं, वो आपने क्लटरिंग करते जा रहे हैं। डेकोर क्लटरिंग इज आल्सो ए वेरी आप कहते हैं लेस इज मोर। लेस इज मोर। आपका जो डेकोर है, जैसे आपका सोफे का रंग है या कारपेट या पर्दों का है, उसी से मिलता जुलता आप खुद क्रिएट कर सकते अच्छा, हैं। यहाँ पे एक जो डेकोरेटर्स हैं वो करते हैं रूल ऑफ 3। आप जिस हम ये सेट पे बैठे हैं, ये रूल ऑफ 3 के ऊपर बना है। अच्छा, रूल ऑफ 3 क्या है कि आपके जो बेसिक्स कलर हैं वो आपके 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके। अभी यहाँ देखें, आपका एक वाइट Blue color है, white है। और एक फ्लोरिंग Wood है। वुड है। तीन कलर्स को हमने यूज तीन किया, कलर हैं, तो रूल और कलर नहीं भरे नहीं हम। करेंगे। अच्छा, जितने ये कलर्स आप रूल ऑफ 3 को आप वायलेट करेंगे तो आप अपनी एस्थेटिक को डाई डाउन करते जाएंगे। तो रूल ऑफ 3 को आप फॉलो करें। अच्छा, ये एज ए अगर बेसिक नॉलेज अगर आपको हो गया तो रूल ऑफ 3 को फॉलो करते हुए आप बेसिक अपनी एस्थेटिक की एक लो लेवल को आप अचीव कर सकते हैं। ओके। और प्रोफेशनल बेसिकली उसको फिर इनहेंस करता है और ठीक उसको, है। क्योंकि उसने उसमें स्टडीज़ की होती है। अच्छा, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे आपसे करने। पर्दे, सोफे, कारपेट, मैंने बहुत सारे घर में देखे, प्रिंट पर्दों में भी, प्रिंट सोफों में भी, प्रिंट कारपेट पे भी, और छोटे अपार्टमेंट। क्या होगा? क्या ऐसा है, या जैसे फॉर एग्जांपल मेकअप का रूल होता है कि अगर लिपस्टिक रेड लगाई है तो आई मेकअप डार्क नहीं होता, वैसे ही डार्क आई मेकअप किया है तो सॉफ्ट लिप्स है, मतलब नहीं, लिप्स अगर डार्क है, रेड लिपस्टिक है तो आई मेकअप गोल्डन या सॉफ्ट होगा। उसी तरह फर्नीचर, कारपेट, ये सारे एस्थेटिक्स का भी कोई रूल होता है, वो क्या ग्रामर है ये जानते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम घर गृहस्थी की बात कर रहे हैं, उर्दू का ही वर्ड है ना ये, कोई और वर्ड तो नहीं है? हाँ। सो मैंने सवाल किया था ब्रेक पे जाने से पहले कि मैंने बहुत सारे अपार्टमेंट्स में, बहुत सारे बड़े बड़े घरों में भी देखा है प्रिंटेड कारपेट, प्रिंटेड सोफे, प्रिंटेड पर्दे। कोई ग्रामर, कोई रूल, कुछ इंटीरियर डेकोरेशन की कोई है ग्रामर? अच्छा, इसमें बेसिकली आपने पहले बताया था 3 कलर वाला रूल, तो आपने बताया। जी। हाँ। अच्छा, बेसिकली इसमें वो 3 रूल ऑफ जो कलर है वो आपने अपना बेस रखना है किसी भी डिजाइनिंग के लिए। जैसे हम अपने सेट से ही ले लेते हैं ना, सेट से लेते हैं। हमने रखा ब्लू, व्हाइट एंड वुड कलर। वुड कलर। अच्छा, 3 कलर हो अभी गए। देखें 3 कलर हैं, अगर अब इसमें जस्ट विजुलाइज करें, एक चौथा कलर ऐड करेंगे तो ये जो ब्यूटी है, बैलेंस बना हुआ है, ये आउट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने फूलों में भी कलर चेंज नहीं किया, कलर चेंज नहीं मेरे किया। डिजाइनर जो है वो सेट वाले पिंक कलर डाल रहे थे, मैंने निकाल दिए। मैंने फूलों में भी ब्लू, व्हाइट और ग्रीन का इस्तेमाल किया। अच्छा, इस स्टेट के ऊपर भी बेसिकली आपने बेसिक 3 कलर्स रखे हुए हैं। अच्छा, 1 और जिसमें आपका ग्रीन हो गया, इसको चले हम नंबर 4 काउंट कर लें, लेकिन ये सेकेंडरी कलर में चला गया। आप नेचर कलर आ गया। अच्छा, नेचर आपको बेसिकली जो रूल ऑफ 3 को डिस्टर्ब नहीं करता, नेचर उसमें ऐड ऑन करता है।
और इसमें आप जिस तरह फॉर एग्जाम्पल छोटी सी आप ये बुक्स पढ़ी हैं उसमें कोई डिफरेंट एक आध शेड निकल रहा है लेकिन हाँ। वो बहुत माइनर है, जी। नॉट टू बी नोटिस। जी। अच्छा, इसमें एक और रूल्स फॉलो करते हैं, उसे कहते हैं रूल ऑफ 60, 30 एंड 10। अच्छा, ये क्या चीज़ है? अच्छा, रूल ऑफ 60 है कि आपकी जो वॉल का कलर और आपकी फ्लोर का कलर ये 60% टोन देनी चाहिए इसको, जो आपका जिस फील्ड में बैठे हुए हैं। समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, फॉर एग्जांपल इस पूरे एनवायरनमेंट में 60% जो टोन आ रही है वो आपका फ्लोर दे या आपकी वॉल दे। हाँ 60% जो आपका कलर है, जो कलर नंबर 1 है, वो उसमें से निकलना चाहिए। सही है। सेकंड 30% ये होता है कि जो आपकी अपोस्ट्री है जिससे हम सोफा पे बैठे हुए हैं, हाँ। और ये जो है ये 30% होना चाहिए। कर्टन भी इसमें शामिल है। ये अच्छा। 30% में इन दो जो तीन चीज़ें जो आपकी फर्निशिंग है ना, हाँ। ये इसके कलर 30% के अंदर आने चाहिए। अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है। अच्छा, अब मैं सवाल आपसे जी, वही please। करूंगी, प्रिंट वाली चीज। जी। ये एक आम घरों में चीजें रखी होती ना, क्या प्रिंट रखें, क्या प्लेन रखें, ये आपने हमें बता। अच्छा, मैं अभी क्योंकि एग्जांपल के तो हम इस सेट में बैठे हैं, इसी से एग्जांपल लेता हूँ। सही अगर है। आपकी ये फ्लोरिंग आप किसी टेक्सचर फ्लोरिंग में चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका रूम टुवर्ड्स अदर चीज़ें बहुत कम हो गया है। क्योंकि अगर आप इंसान की जो आइज़ हैं वो बेसिकली 3 डायमेंशन में देखती हैं। ठीक है। अच्छा, और डेकोरेशन में इसको कहते हैं लेंथ वाइज, विड्थ वाइज एंड वर्टिकल। सही है। अभी हम इस सेट को देख रहे हैं तो हमारे 3 एंगल इसको कवर कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, हमने इन तीनों एंगल्स को ना हमने बैलेंस लेके चलना होता है। अच्छा, अगर आपने टेक्सचर फ्लोरिंग कर ली है, ये टेक्सचर फ्लोरिंग कहलाएगी लकड़ी की? ये टेक्सचर, इट इज टेक्सचर बट हाँ। लाइट टोन में है। अच्छा। प्रोमिनेंट नहीं हो रही इतनी ज्यादा। अच्छा। ठीक है, मतलब लेकिन आम जबान में अगर मैं से कहूँ कि ये प्लेन फ्लोर ही कहूंगी मैं, क्योंकि जी। अगर इस पे टेक्सचर है भी, जी। लकड़ी का टेक्सचर है और वो लाइट कलर लाइट कलर में इतना वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, ये जब इस फ्लोरिंग के ऊपर आपके पास दूसरे एंगल्स के ऊपर, आप वर्टिकल के ऊपर, या वो आपके पास थोड़ा सा रूम अवेलेबल हो जाता है कि आप अच्छा, अब अगर मैं वर्टिकल के ऊपर गई तो मेरी बैकग्राउंड में ब्रिक्स रखी हैं, जी, लेकिन bricks वो रखी भी लाइट कलर है। जी, right लाइट colour है। कलर जी, है। बिल्कुल, क्योंकि और आप तस्वीर भी प्रिंट लगी हुई है पीछे। अच्छा, ये जो कलर ऑफ 3 है, बेसिकली इसमें आपके बेसिक कलर देखें, यहाँ पे आपने ब्लू यूज़ किया है, वाइट यूज़ किया है, तो उसी की लाइट टोन में आप ये सारी चीज़ें वाइट की उसी फैमिली में जा रहे हैं। तो आपने एक प्रोमिनेंट फोर्थ कलर नहीं किया, तो उसी के लाइट कलर के 3 रो और 3 में आप उसी के लाइट कलर मुझे यूज़ खुद कर नहीं सकते समझ हैं। आई, मैं कैसे समझाऊं? अच्छा, मैं इसको दोबारा प्लीज ऐसे समझाएं जैसे एक ऐसी खातून बैठी है जिसको बिल्कुल नहीं पता कुछ भी। आपके बेसिक कलर जो हैं वो 3 होने चाहिए। हाँ। ठीक है, उसी 3 वो तो आपने बता दिया। मेरा सवाल आपसे, प्रिंट, पर्दे प्रिंट, ठीक है। सोफे प्रिंट, कारपेट प्रिंट, ठीक है। उस पर मुझे बताएं। अच्छा, इसमें अब अगर मेरे पास कारपेट है, मेरी अम्मी ने दिया है, मेरी ननियाल से चला रहा है, वो कारपेट मैंने नहीं छोड़ना, उस कारपेट को, वो प्रिंटेड कारपेट ठीक है, है। तो मैं उसके साथ सोफे कैसे डालूंगी? उसके साथ आपने फिर टेक्सचर के ऊपर नहीं जाना, आपने उसी जो आपका कारपेट है, जो टेक्सचर है, जो आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं, उसी से टोन निकाल के आप वो अपहोल्स्ट्री के ऊपर जाएं। प्लेन पे जाऊंगी? प्लेन के ऊपर जाएं। पर्दे कैसे और डालूंगी? पर्दे भी आप प्लेन में जाएं, आप टेक्सचर में नहीं जाएंगे। अब अगर मुझे बहुत अच्छे पर्दे लगे हैं, मुझे कोई प्रिंट पर्दे पसंद आ गए, और उन पर्दों को देखते हुए मैंने सोफे और कारपेट डालना है, जी। और वो प्रिंटेड पर्दे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी? अच्छा, ये आप अगर आप बाय फोर्स ये करना चाह रही हैं अपने साथ, फूलों वाले पर्दे। फूलों वाले पर्दे करना चाह रही ठीक हैं, है। अच्छा, तो फिर आपके पास वो जो एस्थेटिक आपका जो फील है ना, वो थोड़ा सा डाई डाउन हो जाएगा। असल में कॉम्बिनेशन अगर एक हैवी है, आपका कारपेट है, वो टेक्सचर है, तो आपकी वॉल और सोफे और ये लाइट होने चाहिए। ठीक है। और कोई एक चीज आप कह रहे हैं तीनों में से, कारपेट, सोफे या पर्दों में से कोई एक चीज प्रोमिनेंट होनी चाहिए। असल क्लटर्ड होनी चाहिए, पजल्ड होनी, मतलब लाइक जैसे अगर प्रिंट है जी, जी। तो वो आपको तंग करता है ना थोड़ी आंखों को, तंग प्लेन तो सॉलिड हो जाता है। तीनों चीजें आप प्लेन तो रख सकते हैं, लेकिन कोई एक चीज आप प्रिंट रख सकते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली जो हम बात करते हैं ना कि एक स्पेस की, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हमारा एक फोकल होना चाहिए। अच्छा, अभी फोकल क्या है? फोकल ये है कि आपकी आई जब किसी जगह पे आते हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे एस्थेटिकली अट्रैक्ट हो रही है, उसको फोकल कहते हैं। जब ये तीनों टेक्सचर कर लेंगे तो आपने 3 फोकल बना लिए हैं। आप मुझे मिसाल दें, एग्जाम्पल दें, मेरे सेट में क्या चीज प्रोमिनेंट होगी? आपकी इस पूरे स्टोर में आपकी जो बैक ये जो मेरे पीछे वॉल है, बैक पिक्चर, पेंटिंग एंड योर दिस सिटिंग, ये एक फोकल है आपका, इंक्लूडिंग दिस 2 लैंप्स। अब ये फोकल के अलावा आप अगर इससे और हैवी चीजें और ऐड ऑन करेंगे तो आपका फोकल शिफ्ट हो जाएगा, तो एस्थेटिकली वो उसकी लेवल एक डाउन। अगर फर्ज करें मैं येलो कलर के लैंप रख देती हूँ यहाँ पे, तो क्या करती? मैं ब्लेंडर करती? आप बिल्कुल ब्लेंडर करते है ना, बिल्कुल तो ब्लेंडर सॉलिड कलर आता है एक और पीछे भी ब्लू, आगे भी येलो, वो मैं ब्लेंडर कर दिया। अच्छा, हमारी जो अगर मैं कारपेट डाल देती लाल रंग का, मरून टाइप का कुछ, वो नहीं जो आम मिलते हैं, फिर मैं क्या करती? वो आप जो एस्थेटिक और
ब्लेंडिंग इफेक्ट से आप आउट हो जाती हैं। Okay. तो ये इसको कलर से भी आउट कलर हो से भी जाती आउट हो जाती हैं आप। और अगर मैं पर्दे लगा देती, अरे भाई प्रिंटेड लगाती हूँ, ब्लू और लाइनों वाले, ये वो, फिर मैं क्या करती? फिर भी आप गेन आपने असल में सब चीज़ों को इन आइसोलेशन में नहीं देखते, आप इन सबको बैलेंस लेके चलना होता है। हाँ। तो आपने वो फोकस करें, आपको जो 3 डायमेंशंस होती हैं हॉरिजेंटल, अच्छा इसको एक और जो साइंटिफिक हम उसमें कहते हैं कि आप देख रहे होते हैं वर्टिकल लाइंस देख रहे होते हैं, एंगुलर लाइंस देख रहे होते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस देख रहे होते हैं। तो इन तीनों को अब ये सारा जो डेकोरेशन एस्थेटिक है, ये इन सबको बैलेंस करने का नाम है। Okay. जिस तरह ये 3 कैटेगरीज तीनों को आप टेक्सचर कर लेंगे तो ठीक है। वेयर इज द बैलेंस। हाँ। तो आपके पास रूम ऑफ प्लेइंग बहुत कम रह जाता है। अच्छा, अब देखिए, अब हमें समझ नहीं आता, जी। हम घर का साइज देख के डिसाइड करें, लकड़ी का कलर हम जो जी। कहीं लाइट कलर होता है, कहीं बहुत डार्क कलर होता है, तो अब हम कैसे डिसाइड करें लकड़ी का कलर कौन सा होना चाहिए? अच्छा, लकड़ी पॉलिश कौन सी होनी पॉलिश चाहिए? जी। अच्छा ये अगेन अच्छा हम ये सारी जो चीज़ें आपने बात की हैं अभी, ये आती हैं फिनिशिंग पार्ट के अंदर। फिनिशिंग में हमने डोर्स की पॉलिश सेलेक्ट कर ली, अब फ्लोर की। अच्छा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कलर इज़ नॉट ए कलर, दी सोफ़ा इज़ कलर, आपकी वॉल हैंगिंग इज़ कलर, आपका ये शैंग्रियल इज़ कलर, और आपका जो ये लाइट्स इफेक्ट हैं, ये सारे कलर्स दे रहे हैं। हम कलर को कहते हैं खाली जो वॉल के ऊपर हमने किया वो कलर है, लेकिन कलर हर आर्टिकल जो है ना आपको कलर दे रहा होता है। तो इन सब को बैलेंस करके चलना है। तो जस्ट रिमेंबर द रूल ऑफ 3 उसके अंदर रखते हुए जब इन सब को लेके आएंगे तो बड़ा एक बैलेंस उसमें। अच्छा मुझे बताएं, अगर जो हमारे फर्नीचर का कलर है, जी। क्या हमारे दरवाजों का कलर भी वही होना चाहिए? उसी फैमिली का होना चाहिए। अब फर्ज करें मेरे ड्राइंग रूम में डार्क, कहते हैं ना, ब्राउन कलर का फर्नीचर है, जी। तो अब मैंने चलने दरवाजे डार्क ब्राउन करा कर लिया। लेकिन मेरे कमरे में ओक कलर का फर्नीचर है, तो मैं तो पूरे घर के दरवाजे एक ही कलर के करूंगी ना, फिर मैं क्या करूं? अच्छा ये वो जो चीज़ें हैं कि नॉर्मली जो हमारे जो लाइफस्टाइल में ये चीज़ें आई हुई कि हमने डोर्स को ब्राउन करना ही करना है। अच्छा आप में जब आपने किसी घर में शिफ्ट होना है या आप रेनोवेट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपनी फर्निशिंग का कलर ज़हन में रखें, उस फर्निशिंग कलर से आप कंट्रास्ट में दरवाज़ों पे जाएं। इट इज़ नॉट मस्ट कि आपने ब्राउन ही करना है। अच्छा कुछ ऐसे कलर्स होते हैं कि जो जनरली जैसे सफेद कलर भी करने लगे हैं आजकल लोग, रेड कलर कर लगे, जी बिल्कुल, सफेद वाइट भी कर लगे हैं, और वाइट भी कर रहे हैं, और वाइट बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा वाइट एंड ब्लैक वो कलर हैं कि जो कि आपके हर स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, घर बड़ा दिखाने के लिए फ्लोरिंग कौन से कलर की होनी चाहिए? फ्लोरिंग जो है बहुत लाइट कलर की और मीडियम टोन की होनी चाहिए। बेज, जी बिल्कुल, वाइट, कैमल। अच्छा जनरली और घर बड़ा दिखाने के लिए दीवारों का कलर क्या होना चाहिए? वो मीडियम से डार्क टोन की तरफ आपको जाना चाहिए, Okay. लाइट नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें बैलेंसिंग है। हाँ। ये बेसिकली जब आप स्पेस के अंदर खड़ा होते हैं, आपने इन आइसोलेशन डिज़ाइन नहीं करना होता, आपने अपने फर्निशिंग को जहन में रखते हुए करना होता। हम आइसोलेशन में सारे काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिकली आपके जो बड़े आइटम्स हैं जिसमें बेडिंग है, आपका सोफाज हैं, आपकी ड्रेसिंग है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल, आजकल बड़ा ट्रेंड है ओपन किचन का। जी। क्या ओपन किचन प्रैक्टिकल है? जो अमेरिकन किचन जिसे हम कहते हैं, जी। क्या उससे नुकसान है, क्या फायदा है? अच्छा, पूरा घर एक तो गर्म होता है, ये तो मुझे पता है। गर्म होता है। हाँ। अच्छा ओपन किचन एक पाकिस्तान में जनरली ट्रेंड फॉलो होते हैं, रीसेल और सेल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ओपन किचन बहुत लोग पसंद करते हैं। अच्छा। बेसिकली आप घर देखने जाते हैं तो लेडीज़ का सबसे पहले अच्छा लगता है। किचन देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आपकी एलईडी लगी हुई है, आप उसको भी देख TV रहे हैं, देख रहे हैं। ओके। अच्छा ये बड़ा एडवांटेज है। और एक अच्छी फीलिंग में आता है कि आपको आइसोलेशन फील नहीं होता। सही। डिसएडवांटेज में होता है कि आप कुकिंग कर रहे हैं, तो आप कोई जो भी सालन बन रहा है, आप टीवी में बैठे उस सालन को फील कर रहे हैं, और फिर गर्म हो जाता है। अच्छा इसका जो धुएं से वो भी खराब होती हैं दीवारें, स्मोक होती है, कलर भी। अच्छा इसका जो डिज़ाइनर्स हैं और प्रोफेशनल हैं, जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट में जब रिकमेंड करता हूँ, तो मैं कहता हूँ अगर आपने ओपन किचन दिखाना है तो उसके और आपकी जो सिटिंग एरिया के बीच में एक ग्लास वॉल ऐड कर दें। ओके। अच्छा इट इज़ वेरी मॉडर्न। अच्छा ग्लास वॉल में ग्लास वॉल बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत होता है। अच्छा जब ग्लास वॉल ऐड करते हैं तो उसमें आप 8 mm ग्लास के ऊपर जा सकते हैं। जितना आप ग्लास को थिक करेंगे ना, उतना आपको वो एक 3D इफेक्ट मगर बहुत सारे लोगों की टक्कर होगी वो उसमें कुछ लगाना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं था, एस्थेटिकली इतना खूबसूरत लगता है। आप बहुत जस्ट अच्छा idea पिंटरेस्ट में या किसी में आप एक्सप्लोर करके देखें तो आपकी वो जो डिसएडवांटेजेस हैं आपने उसको एस्थेटिकली कवर भी कर लिया, और वो एक आपका फोकल पॉइंट बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो अटैच बाथ हर कमरे के साथ, क्या अटैच बाथ होना जरूरी है? अच्छा इसकी अगेन पाकिस्तान में ये ट्रेंड है, वेस्ट में तो नहीं होता। वेस्ट में नहीं होता। अच्छा इसको आसान अल्फाज में इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि
अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, एक बिल्डर लोग होते हैं, लोगों के लिए बना रहे होते हैं और एक अपने लिए बना रहे होते हैं। अपने लिए बना रहे हैं, अगेन द फर्स्ट कंसिडरेशन इज योर स्पेस। अगर आपका 1 to 5 यार्ड का घर है तो आप अपनी स्पेस हर बेडरूम के साथ देंगे तो आप स्पेस को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। हाँ। अगर आप 3 बेडरूम बना रहे हैं तो जनरली प्रैक्टिस में आप 3 to 2 रेशो बना लें। 3 बेडरूम के साथ आप 2 बाथरूम ऐड कर लें। हाँ। अच्छा, और अगर आपकी स्पेस बड़ी है हाँ। तो फिर डेफिनेटली आप उसके साथ बनाएं, क्योंकि इसमें प्राइवेसी होती है और तो इट इज़ सही रहता है कि अच्छा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक और रिकमेंडेशन मैं इसको देना चाहूँगा। जनरली जो प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि अटैच बाथ का जो दरवाज़ा है वो डायरेक्ट हम अपने बेडरूम में खोलते होते हैं। Okay. अगर इस प्रैक्टिस को एज अ प्लानिंग स्टेज पे आप आर्किटेक्ट के साथ अवॉइड कर सकें, उसके बीच में ड्रेसिंग ऐड ऑन करें। आपका अगर बाथरूम का दरवाज़ा ड्रेसिंग में खुलता है और ड्रेसिंग से आप आ रहे हैं तो आपको बेडरूम के अंदर एक बड़ी अच्छी एक प्लेजेंट फीलिंग रहेगी। ओके। तो आप जस्ट सोचेंगे आप बेड के ऊपर लेटे में और हाँ। आप दरवाज़ा खुल रहा है तो एक बड़ी बैड फीलिंग में आप जाते हैं। ओके। एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं लगता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों के जवाब का। आसिफ साहब बिन मंसूर साहब, आप लोगों ने बहुत सारी गुत्थियां सुलझाने की कोशिश की है हमारी। अभी भी बहुत सारे सवाल रह गए, लेकिन उसके लिए एक किस्त और बनानी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर है घर हर किसी का ख्वाब होता है, और अगर घर अभी नहीं बना पाए तो जिस घर में भी रह रहे हैं उसको बहुत सलीके से, बहुत तमीज़ से सजाएं। इसमें कोई पैसे नहीं लगते, इसमें थोड़ा सा दिमाग का काम होता है। और अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो आपके पास फ़ोन है, उस फ़ोन पे चैटिंग करने के अलावा या किसी सेलिब्रिटी के ऊपर गलत जुमले रखने के अलावा आप बहुत सारे कामों में उस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। पिंटरेस्ट है, बहुत सारे और ऐप्स हैं जहां आपको डिज़ाइनिंग के बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं और उसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते, सिर्फ थोड़ी सी अकल और टाइम लगता है और थोड़ी सी पैसों की बचत। सो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। रही है वो